अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? मुकम्मल नावल है हमको है तेरी नज़र में रहना। इसे तहरीर क्या है ज़रनीर आरज़ू ने। चले रीड करते हैं। अरे लड़की, मुझे शर्म नहीं आती? जब भी देखो कोई ना कोई नुकसान करती रहती हो। तुझे आई थी बेगम शराजी ने इसे बुरी तरह डांटते हुए कहा, माफ़ कर दे, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। जवाब में इसकी सिसकियां बुलंद हुई। खामोश मनहूस लड़की, इतना कीमती सेट लेकर तोड़ क्या? नुकसान अब कौन पूरा करेगा? वो सीखपा होकर बोली और वो सर झुकाए गिरचियां चुनने लगी। पता नहीं वो कौन कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैं तुझे ले आई। नसीब खोटे थे मेरे, जब ही तो ये गलती कर बैठी। अगर साथ ना लाई होती तो अब तक दर दर की ठोकरें खा रही होती। आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। हवा से कोसने लगी। गलती से टूट गया था, वो रोते हुए बोली थी। तूने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर तोड़ा है। मनहूस पैदा होते ही माँ बाप को खा गई, अब फुफ्फो को निगल लिया और अब यहाँ आकर नहूसत खिला रही है। चल उठ, मेरा मुंह क्या देख रही है? उठकर सारे बर्तन धो। मुफ्त की रोटियां तोड़ते तोड़ते जिस्म पर चर्बी चढ़ती जा रही है। उन्होंने नफरत से इसे देखा, तेज तेज कदम उठाती चली गई। इनके जाने के बाद भी हिचकियां लेकर रोने लगी। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? वो बुरी तरह रो रही थी। हिचकियों से सारा वजूद लड़ रहा था। वो किरचियां समेट कर सिंह के तरफ बढ़ी। बर्तनों का ढेर मुंह चढ़ा रहा था। वो बर्तन धोने लगी। कानों में बार बार बेगम शहराजी के अल्फाज गूंज रहे थे, मनहूस मनहूस। इसने कानों पर हाथ रख लिया। जिंदगी फक्त एक बोझ है। इसने स्लो कर सोचा, क्या मिला था इसे अपनी जिंदगी के 22 सालों में? झिड़कियां और ताने, ना माँ की ममता मिल सकी थी और ना ही बाप का प्यार। इसने जब से होश संभाला था खुद को मनहूस ही कहते सुना था। घर से बाहर निकलती तो मोहल्ले की औरतें इसे मनहूस जानकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेती। जब वो पैदा हुई तो वो माँ मर गई। बाप ऐसा जालिम निकला कि इसके मरते ही दूसरी शादी रचा बैठा। सौतेली माँ ने घर के साथ साथ इसके बाप पर भी कब्जा कर लिया था। वो सारा दिन इस ठंडी सी जान से बड़े बड़े काम लेती और शाम को जब बाप घर आता तो झूठी सच्ची बातें लगाकर इसके हाथों पिटवाती। वो तो बाप की मोहब्बत को तरस गई थी। सौतेली माँ 24 घंटे इसे मनहूस मनहूस कहकर इसकी जान अजाब में डाली रखती। इस माहौल ने इसे बेहद एहसास बना दिया था। जब वो 7 साल की हुई तो इसका बाप एक एक्सीडेंट में मारा गया। सौतेली माँ ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। चल निकल मनहूस यहाँ से, मेरे खावन को खागी। कैसे घूरा करती थी इसे। हाय लोगों, मेरे न तो नसीब ही फूट गई। जन्म चली ने मेरा सब कुछ तबाह कर डाला। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? वो चीख चीख कर बयान करती रही और मोहल्ले की चाह औरतें भी इसकी हाँ में हाँ मिलाती रही। और वो कोने में सहमी सहमी सी खड़ी इन सब की बातें सुनती रही। बाप को मरे 1 हफ्ता भी ना हुआ था कि इस औरत ने इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। इस घर के दरवाजे तुझ पर हमेशा के लिए बंद हैं। जाओ जा जा, आइंदा कभी इधर का रुख भी किया तो खाल उधेड़ कर रख दूंगी। इसने दरवाजा बंद करते हुए नागिन की तरह फंकार कर कहा था। वह हैरत से बंद दरवाजे को घूरती रही। इसका नन्हा सा ज़हन ये सब कबूल नहीं कर पा रहा था। फिर वो आंखों में आंसू लिए फुप्पो के घर चली गई, मगर फुप्पो ने तरस खाकर इसे अपने पास रख लिया। जालिम फुप्पो। फूफा इसके यहाँ रहने पर रजामंद नहीं था। वो बात बेबात इस मासूम को रुई की तरह धंग कर रख देता। फूफो बेचारी बीमार थी। वो बेबस बनी सब देखती रहती, कुछ भी ना कह सकती थी। फूफो की कोई औलाद ना थी, इसलिए वो इसे सगी बेटियों की तरह चाहती थी। अपने मियाँ से चोरी चोरी इसे स्कूल में भी दाखिला दिलवा दिया था। फिर वक्त तेजी से गुजरता रहा। जब इसने मैट्रिक कर लिया था, खुशी खुशी फूफो को बताने चली आई, मगर खुशी में इसे ये ध्यान न रहा कि फूफा सब सुन रहा है। इस जालिम ने फूफो को ये बात छुपाने पर इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। फिर वो सारी रात बुखार में फनकती रही, मगर वो कम जर्फ बाहर सेन में पड़ा रहा और बेचैन सी इनकी चारपाई के पाए पाए पर सर रखे बैठी रहती, रोती रही। मरने से पहले इन्हें एक बार होश आया था तो उन्होंने ताकीद की थी कि वे इनकी 2 दूर पार की बहनों के पास चली जाए। इसने लाख इनकार किया, मगर उन्होंने अपनी कसम देकर इसे खामोश करवा दिया और एक रुक्का लिखकर इसके हवाले कर दिया ताकि वो इस पते पर चली जाए। फिर जब फुप्पो का सोइम हुआ तो एक मदबर खातून इसे अपने साथ ले आई। दरअसल इसने इस खातून को खत दिखा कर कहा था कि वे इस पते पर छोड़ आए, जिस पर वे इसे अपने साथ ले आई थी, क्योंकि ये वही थी जिनका जिक्र फुप्पो ने किया था। जब इसने पहली बार इनके हमरा वसी और इस बंगले में कदम रखा तो वह हैरत से पलके चपक चपक कर चारों तरफ देखती रही। उफ, इतना बड़ा घर! ये सब तो इसने परियों और बादशाहों वाली कहानी में पढ़ा था। 2.5-3 कनाल में बना हुआ ये वाइट संगमरमर का बंगला बाकी एक शाहकार था। चारों तरफ फैले हुए वसी और रीज लॉन्स और इनमें से गुजरते हुए सुरख बजरी के फर्श, जिन पर खूबसूरत गमलों की कितारें बहुत भली मालूम होती थी। सज्जाद शिराजी के 3 बच्चे थे। अदी अदील, आबिस, फौजिया। आबिस को तो इसने देखा तक न था। वो जब से इस घर में आई थी यही सुना था। आबिस डॉक्टर की डिग्री लेने लंदन गए हुए हैं और ये इनका आखिरी साल है। इनसे छोटी फौजिया, जिसे प्यार से कशी कहते थे, बीए के बाद तालीम को खैराबाद कह चुकी थी। अदील 8वीं जमात का तालिब इल्म था। सजाद शिराजी और इनके छोटे भाई हमान शिराजी का कारोबार इकट्ठा था। 2 मिलें थी जिन्हें वो दोस्त खुशअस्लूबी से चला रहे थे।
हमाद शिराजी के बच्चे 5 थे। सबसे बड़े अजहर जो इंजीनियर थे, फिर शाहिद था जो एफए भी पास नहीं कर सका था। सारा दिन वो आवारागर्दी करता रहता। बाजद एमए फाइनल में था, फिर माला का नंबर था। इसने भी बीए किया था। सबसे छोटी बिंदिया थी जो इंतहाई शोख और चंचल थी। शुरू शुरू में तो बेगम शिराजी इससे बहुत शफकत से पेश आती थी। खासकर शिराजी साहब वो कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर मसरूफ ही रहते थे, मगर फिर भी जैसे तैसे वक्त निकाल कर इसका हाल अहवाल पूछ लिया करते। वो जब आपकी मोहब्बत तक को तरस गई थी, इनकी संगत में बेहद खुश रहती। बाकी सबका रवैया भी इसके साथ ठीक ही था। माला और रशीदा खातून की चुभती हुई आंखों से इसे बहुत खौफ आता था। वो दोनों हर वक्त ही इसके पीछे पड़ी रहती। माला इसकी खूबसूरती से जलती थी और रशीदा खातून चाहती थी कि माला की शादी आबिद से हो जाए। इस लड़की के आने से इसके चांस कम हो गए थे, मगर फिर वो ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे लेती कि इन्हें 2 टके की इस लड़की से डरने की क्या जरूरत है। वो भला कैसे इनकी बराबरी कर सकती है। फिर जाने उन्होंने बेगम शराजी को क्या पट्टी बढ़ा दी कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी इनके खिलाफ होगी। वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही। बाकी सबके तल्लुकात इसके साथ दोस्ताना थे, मगर शाहद की सुरख सुरख निगाहें इसे खौफ आता था। वो आते जाते हर वक्त इसे घूरा करता और कभी कभी कोई फजूल सी बात भी कह देता, जिससे सुनकर वो ठहर जाती और कोने खुदरों में छुपती फिरती। मगर वो फिर भी किसी न किसी तरह इसे ढूंढ निकालता। कई दफा इसने इसकी शिकायत करने का सोचा, मगर फिर ये सोचकर खामोश होगी कि इल्जाम तो इस पर लगेगा। इन दिनों बेगम शिराजी की सख्ती इस पर बढ़ गई थी। वो बाद में बात उठते बैठते इसे बुरा भला कहती। वो बड़े सब्र से इन सबकी ज्यादतियां बर्दाश्त करती, मगर शराजी साहब से इसे कुछ कहने की हिम्मत ही ना हुई। हालांकि वो इसका हर तरह से ख्याल रखते थे। फिर रफ्ता रफ्ता सारे घर का इंतजाम इसके नाजुक कंधों पर आन पड़ा, क्योंकि रशीदा खातून का ख्याल था कि इसे अपनी औकात में ही रहना चाहिए। वो सब खुश असलूबी से करती, मगर वो लोग कोई ना कोई नुक्स निकाल कर इसे बुरा भला कहते। वो इनका हर काम हुक्म मानने पर मजबूर थी। अगर ऐसा ना करती तो फिर कहाँ जाती। कोई और सहारा भी तो ना था। यहाँ पर छुपने को जगह तो थी, मगर सुकून नाम की कोई शय मौजूद ना थी। तुम अभी तक बर्तन नहीं धो सकी, बहुत काम चोर रहो, चलो आंटी बुला रही हैं। माला की आवाज पर वो ख्यालात से चौंकी, चेहरा आंसू से तरता। इसने जल्दी से दुपट्टे के बल्लू से चेहरा साफ किया और इसके पीछे चलती। तवील राहदारी अबूर करके वो एक खूबसूरत और जदीद तर्ज से बने हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। वो खामोशी से इनके सामने जा खड़ी हुई। बर्तन धो लिए? छूटते उन्होंने सवाल किया। जी, इसकी आवाज भर आ गई। हर वक्त रो रो कर मत फैलाया करो। हम तुम पर कौन सा जुल्म करते हैं जो मजलूम बनी रहती हो। और क्या आंटी, इसकी सूरत जिस दिन सुबह मुझे दिखाई दे जाए वो सारा दिन ही मनहूस हो जाता है। माला जो दबीज कालीन पर बैठी क्यूटेक्स लगा रही थी, अब सर पर क्यों सवार हो जाओ, जाकर अपने मेरे कपड़े इस्त्री करो, मुझे आज एक पार्टी में जाना है। वो तेज लहजे में बोली तो वो बाहर निकल आई। इस घर में तो कदम कदम पर इसकी तस्लील हुई थी। इसकी अना को बात विवाद शुरू किया जाता था, मगर वो बेबस थी, कुछ भी तो नहीं कह सकती थी इन्हें। तभी राहदारी अबूर कर रही थी कि वहां पड़ा हुआ फोन चीख उठा। कुछ लम्हे तो वो इंतजार करती रही कि कोई आकर फोन उठाए, मगर जब कोई ना आया तो हिम्मत करके खुद ही आगे बढ़ी और रिसीवर कान से लगा लिया। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। जी, आपको किससे बात करनी है? वो हौले से बोली। आप कौन है? दूसरी तरफ से शोखी से पूछा गया। आपको इससे मतलब? वो तंग कर बोली। प्लीज मामा को बुला दे। मामा तो क्या आप आबिस हैं? वो हैरत से बोली। जी हाँ, गलती से, मगर आप कौन है? आप प्लीज होल्ड करें, मैं अभी आंटी को बुला लाती हूँ। इसने घबरा कर रिसीवर रखा और तेजी से ड्राइंग रूम की तरफ लपकी। ओ, तुम अभी तक यही हो लड़की? इसे सामने देखकर बेगम शिराजी बरहम होगी। वो आबिस भाई का फोन है। वो सहम कर बोली। क्या आबिस का? मेरे चांद का? हैरत और खुशी से बोली और फिर तेजी से उठकर फोन की तरफ लपकी। हेलो हेलो आबिस। हेलो, कौन? आप भी? बेटे तुम बोल रहे हो? खुशी से इनकी आवाज लड़स रही थी। जी मामा, आपका आप भी बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटे, तुम कब वापस आ रहे हो? मैं तो यही बताने के लिए तो आपको फोन किया है मामा कि मैं आज शाम की फ्लाइट से पहुंच रहा हूँ। सच? आप भी? वो रोने लगी। अरे मामा, आप रो क्यों रही हैं? क्या मेरे आने की खुशी नहीं? बेटे ये तो खुशी के आंसू हैं। ओके मामा, खुदा हाफिज, अब शाम की मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आप इसने कहा तो इसी लम्हे अदील खुशी से उछलता हुआ वहां आ गया। मामा मैं बात करूंगा। इसने रिसीवर इनके हाथ से लेकर कान से लगाया। हेलो हेलो आबिस भाई, मैं अदील बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं पहचान गया हूँ। कैसे हो तुम? मुझे याद भी करते हो कि नहीं? हाँ हाँ, आप भी भाई, मुझे बहुत याद आते हैं। जब भी मैं उदास होता हूँ तो अपिया के पास चला जाता हूँ, बहुत अच्छी हैं वो। खुशी से कह रहा था। बेगम शराजी सबको ये खुशखबरी सुनाने वहां से जा चुकी थी। अपिया कौन? उन्होंने इश्तियाक से पूछा। उजाला अपिया, वो बहुत अच्छी हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मम्मा वगैरह से भी ज्यादा। अच्छा, फिर तो हम भी तुम्हारी उजाला अपिया से जरूर मिलेंगे। हाँ जरूर मिलिएगा, वो आपको भी प्यार करेंगी, बहुत अच्छी हैं वो तो बस मम्मा और आंटी ने खामखा ही डांटती रहती हैं। इसने नाक सूट कर माँ और चच्ची की शिकायत की। अच्छा, हम आखिरी में डांटेंगे। अच्छा, भला हाफिज। अल्लाह हाफिज।
वो रिसीवर रखकर बेगम शिराजी के कमरे में आ गया, जहां वो नौकरों को हदायत देने में मसरूफ थी। देखो, जो कुछ भी मैंने कहा है इस पर सख्ती से अमल होना चाहिए। मैं किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो, जो कुछ भी मैंने कहा है इस पर सख्ती से अमल होना चाहिए। मैं किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो हुक्म सरकार। बूढ़े रमजान ने कहा तो उन्होंने नौकरों को बाहर जाने का इशारा किया। लड़की, तुम्हारा काम बहुत सुस्ती से करती हो। देखो, रात का खाना तुमने अपनी निगरानी में तैयार करवाना है, एकदम फर्स्ट क्लास। उन्होंने खामोशी से कपड़े प्रेस करती हुई उजाला से कहा तो वह सर हिला कर रह गई। उजाला, जरा मेरे कपड़े भी प्रेस कर देना। माला बदतमीजी से बोली। क्यों, तुम खुद क्यों नहीं कर सकती? बिंदिया को माला का ये अंदाज पसंद ना है, इसलिए मुंह बनाकर बोली, इसलिए कि नौकरों के होते हुए मुझे काम करने की जरूरत नहीं। इसने नफरत से उजाला को देखा और बाहर निकल गई। प्लीज उजाला, तुम माइंड ना करना, इसकी तो आदत ही ऐसी है। बिंदिया इसके करीब आ गई। कोई बात नहीं बिंदिया, वो मेरी भी बहन है। क्या हुआ अगर प्यार से जरा डांट लेती है तो? वो जबरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाकर बोली, तुम भी चलो ना हमारे साथ एयरपोर्ट। बिंदिया बोली थी, नहीं, मुझे भी बहुत से काम करना है। इसने बहाना बनाया। जानती थी कि बेगम शिराजी इसका जाना हरगिज पसंद नहीं करेंगी। सबके जाने के बाद इसने करीमन बुआ की मदद से रात का खाना तैयार किया और अपने कमरे में चली गई। या खुदा, क्या पहले मुझ पर कम जुल्म तोड़े जाते थे, जो एक और का इजाफा हो रहा है, कैसे होंगे? और अगर उन्होंने आकर मुझे घर से निकाल बाहर किया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मगर सुना तो करीमन बुआ से यही है कि बच्ची तबीयत के मालिक है। वो आबिश रजा की आमद का सुनकर अंदर ही अंदर सहमी जा रही थी। पता नहीं वो कैसी तबीयत के मालिक थे, यही सोच कर इसे होल उठ रहे थे। वो सोचे में गुम थी। हान की मखसूस आवाज पर चौंक पड़ी। शायद वो लोग आ गए थे। जब भी तो ऊंची ऊंची आवाज से भरपूर टहकों की आवाजें इसके कमरे तक आ रही थी। इसने कानों में उंगलियां ठूंस ली। आज इसे अपनी महरूमियों का एहसास शिद्दत से हो रहा था। वहां वो सब खुश थे। दूसरे दिन जब इसकी आंख खुली तो सर काफी बोझल था। वजू करके नमाज पढ़ी तो दिल को किधरे सुकून मिला। फिर किचन में आकर इसने जल्दी जल्दी बेड टी तैयार की और करीमन बुआ के हाथों इन सबके कमरों में भिजवा दी। मगर सज्जाद शिराजी के कमरे में वो खुद चाय लेकर आ गई। वो अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। अरे बेटा, तुम आओ आओ, उन्होंने फिर शफकत लहजे में कहते हुए अखबार साइड पर रख दिया। अब कैसी तबीयत है आपकी अंकल? ठीक हूँ, मगर तुमने ये तकलीफ क्यों की? मुलाजिम कहाँ है? अंकल प्लीज, मुझे आपके काम अपने हाथों से करके खुशी होती है। प्लीज आइंदा अगर मुझे अपने कामों से ना मना कीजिएगा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। वो धीरे से मुस्कुराई। ओके ओके, लेकिन ये बताओ रात तुम कहाँ गायब थी? डाइनिंग रूम में भी नहीं आई। वो अंकल बस ऐसे ही सर में दर्द था, इसने बहाना बनाया। अब वो इन्हें क्या बताती कि वो आबिस का सामना करना नहीं चाह रही थी। बेटी, अपना काम ना इतना काम ना किया करो, आराम किया करो। इसके सिर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोले तो वो एकदम वो एक गहरा सांस लेकर मुस्कुरा दी। एक इनका ही तो दम था जिसकी वजह से वो यहाँ रह रही थी। दिन काफी निकल आया था। वो सब कामों से फारिग होकर बरामदे में बिखरे पत्ते समेट रही थी कि पुष्ट पर एक भारी मर्दाना आवाज सुनकर उछल पड़ी। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं? वो घबरा कर रह गई। मुड़कर देखा एक इंतहाई खूबरू नौजवान खड़ा इसे घूर रहा था। कहीं तुम चोर तो नहीं हो? बताओ अब तक क्या क्या चुराया है, वरना अभी पुलिस को फोन करूंगा। वो सख्त आवाज में कह रहा था, नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। पुलिस का नाम सुनकर इसका दम निकल गया। तो फिर कौन हो? वह हैरत से इस दुबली पतली लड़की को देखे गया जो इसके लिए बिल्कुल अजनबी थी। मैं उजाला हूँ। वो थूक निकल कर बोली। उजाला? कौन उजाला? मैं इस घर में रहती हूँ। वो कांपती टांगों पर जिस्म का बोझ उठाए खड़ी थी। मगर मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी आप मैंने भी तो आपको नहीं देखा। मैंने भी तो आपको नहीं देखा। ओ कहीं आप खुद तो चोर नहीं और मुझे बातों में लगाकर आप खुद सामान वगैरह उड़ाने के चक्कर में हैं। मगर मैं आपकी चाल कामयाब होने नहीं दूंगी। मैं घर में अकेली नहीं हूँ। अचानक इसके जहन में खूंदा सा लपका और वह तेज तेज बोलती चलेगी। ओहो, खूब पहचाना, मैं वाकई चोर हूँ। नौजवान की बात सुनकर वो खौफ से 2 कदम पीछे हट गई। तुम क्यों आए हो? इसका गला खुश्क हो चला था। तुम्हें साथ ले जाने को। वो आगे बढ़ा, इसकी कलाई थाम ली। छोड़ो मुझे मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश में बोली, मगर गिरफ्त बहरहाल मजबूत थी। शोर मचाने की जरूरत नहीं, खामोशी से मेरे साथ चली चलो। नौजवान दिलचस्पी से इसके झट पड़ते चेहरे को देखने लगा। शेरू, रमजान बाबा। मुहल्लक के बल चलाई तो वो दोनों भागते चले आए। क्या बात है उजाला बीबी? वो लोग आबिद से रजा को वहां देख कर रुक गए। तुम लोग रुक क्यों गए? ये चोर है, इसे पकड़ लो। वो तेजी से अपना हाथ छुड़वा कर लोगों के करीब चली गई थी। आपसे किसने कह दिया? शेरू घबराई हुई आवाज में बोला। इसने खुद कहा है। मगर ये तो छोटे सरकार हैं। रमजान ने कहा तो वो उछल पड़ी। हैरत से इस वजह से नौजवान को देखने लगी जो अपनी खूबसूरत सी बड़ी बड़ी बादामी आंखों से इससे दिलचस्पी से देख रहा था। तो क्या आप वाबिस हैं? वो मुश्किल से बोली, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। शेरू, मम्मा ने नई नुकरानी रखी है जिसे मालकों से बात करने की तमीज नहीं। मैं अभी मम्मा से कहकर इसे बाहर निकलाता हूँ। वो कदरे गुस्से से बोले तो इसने इनके आगे हाथ जोड़ दिया। प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे नहीं मालूम था कि आप आबिद साहब हैं। ये तो सख्ती में बेगम शिराजी से 2 हाथ आगे मालूम हो रहे थे।
साहब जी माफ कर दें, इसे बच्ची है, नादान है। रमजान बाबा ने इसकी सिफारिश की। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो माफ कर देता हूँ, मगर आइंदा से ऐसी बदतमीजी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस अगले लहजे में कहती हुए आगे बढ़ गया और वो इतनी जल्दी जान छूट जाने पर खुदा का शुक्र अदा करती रह गई। इस दिन शाम दरीचों में उतर आई थी। सूरज की जर्द सुनहरी किरणें छतों पर कांप रही थी। डूबते सूरज ने हर तरफ तलाई रंग बिखेर दिया था और इस रोशनी में इसका चेहरा बेहद प्यारा लग रहा था। चेहरे पर रंग बिखरे थे। वो लॉन में पीपल की छांव तले बैठी थी। सांवली सलोनी शाम ने न जाने क्यों उसे उदास कर दिया था। अब बेनाम से आजादी इसके रकोपे में उतर रही थी। उजाला फटाफट तैयार हो जाओ, पिक्चर का प्रोग्राम है। किटी या ऐसी कुछ समथिंग। मैंने करीब आकर कहा, तुम अपने ख्यालात से चौंकी। नहीं किटी, तुम जाओ, मेरा दिल नहीं जा रहा। वो उदासी से बोली। अरे वाह, कैसे दिल नहीं जा रहा, सब तैयार हो रहे हैं, चलो जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। किटी ने इसे बाजू से पकड़ कर उठाया। नहीं किटी, मुझे प्लीज मुझे मजबूर ना करो। तुम्हें तो मालूम है कि आंटी और माला मेरा तुम लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करती। इसकी गलाफी आंखों में शबनम सी जमने लगी। आबिस भाई लेकर जा रहे हैं, मामा कुछ नहीं कहेंगी। मगर कुछ नहीं, चलो उठो। किटी के पुरखलूस असरार पर वो कपड़े बदलने अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी और फिर जब वो पोर्च में आई तो वो सब जाने को तैयार खड़े थे। आओ उजाला, तुम हमारे साथ बैठो। बिंदिया ने इसे इशारे से अपने करीब बुलाया। तुम कहाँ जा रही हो? आबिस रजा जो कार स्टार्ट करने में मसरूफ थी, इसे देखकर कितने सख्त लहजे में बोले। जी मैं। इन्हें देखकर इसका रंग उड़ गया। सबके सामने अपनी तस्वीर के एहसास से इसकी आंखें भर आई। आबिस भाई ये हमारे साथ जा रही है। बिंदिया ने जल्दी से इसका हाथ थाम कर कहा। जी नहीं, ये कहीं भी नहीं जा रही। आया समझ? वो गुस्से से बोले। तो ठीक है, फिर हम भी नहीं जाएंगे। किटी ने फैसला कुन लहजे में कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसने चलना है जल्दी से गाड़ी में आकर बैठे। वो चलकर लापरवाही से कंधे उचका कर बोले तो किटी ने उजाला का हाथ थामा और अंदर चली गई। और माला इसके मन में तो फुलझड़ियां छूटने लगी। जहन से एक बोझ सा उतर गया था। अब इसने इस हसीन सी लड़की को कतई लिफ्ट नहीं करवाई थी, वरना इसे कुछ कुछ का यकीन था कि वह जरूर इसके मासूम हुस्न से मुतासिर हो जाएगा। मगर अब इसका रवैया देख कर इसके जहन से तमाम शक्कूक दूर हो गए थे। प्लीज उजाला मत रो, तुम्हें मेरी कसम। आबिस भाई तो बहुत नरम दिल और मोहब्बत करने वाले शख्स हैं, जाने क्यों तुम पर सख्ती कर बैठे। अंदर आकर किटी ने रोती हुई उजाला से कहा था। हाँ, सभी से वो मोहब्बत से पेश आते हैं, एक मैं ही मनहूस हूँ कि जिसे देखते इनका पारा ही हो जाता है। वो सिसकियां भरते हुए बोली। फिर वही बात, ये तुम्हें किसने कह दिया कि मनहूस हो? अरे तुम तो हमारे लिए खुश नसीबी बनकर आई हो। देखो तुम्हारे आने से हमारे घर की रौनकों में इजाफा हो गया है। तुम्हारे आने पर ही आबिस भाई भी लौट आए हैं। मुझे बहलाओ मत किटी, मुझे मालूम है कि मैं शुरू से ही मनहूस हूँ। इस दिन दुनिया को मेरी कतई जरूरत नहीं। जाने खुदा क्यों गैर हम लोगों को इस दुनिया में भेज देता है। वो दुखी लहजे में बोली। हालांकि ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह हमेशा, मतलब अगर आप दुनिया में आए ना तो आपका कोई ना कोई मकसद होगा। अपने मकसद को खुद तलाश करना होता है। हर चीज सबको नहीं मिल सकती ना ऐसे क्या आप आए और बस बैठ जाए। प्लीज उजाला, सच किटी मैं किसी दिन यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी ताकि तुम लोगों का सुकून वापस लौट आए। आबिस रजा के रवैये से वो बहुत दिल गिरफ्ता हो रही थी। इनकी डांट से ज्यादा अपनी तस्लील पर रोना आ रहा था। कैसे सबके सामने कह दिया कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी। तो वो कौन सा इन सबके साथ जाना चाह रही थी? वो तो किटी के असरार पर चली गई थी। खबरदार उजाला, अगर तुमने कहीं भी जाने का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो शाबाश, अपने कमरे में जाकर आराम करो और देखो कोई उल्टी सीधी बात सोचने की जरूरत नहीं। मैं आबस भाई से इनके रवैये के बारे में जरूर पूछूंगी। नहीं प्लीज तुम ऐसा ना करना, वो तो और भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसने घबरा कर कहा तो हंस पड़ी। तो वह उजाला यूं डर जाती हो जैसे। हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक। उजाला ने इसकी बात काट कर कहा तो वो जोर से हंसती। एक बात बताओ, टीवी पर आबिस भाई एक बात बताओ कीटी, सॉरी, ये आबिस भाई बेचारे उजाला क्यों हर वक्त डांटते रहते हैं? सच उन्होंने तो इसका जीना हराम कर दिया है। बिंदिया जो कालीन पे ऊंधी लेटी किसी मैगजीन का पोस्टमार्टम कर रही थी, अचानक सर उठाकर बोली थी। पता नहीं डियर, मुझे तो खुद इनके रवैये की समझ नहीं आई। जरूर मामा और आंटी ने उनके कान भर दिए होंगे। किटी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। वेरी सैड, कम अज कम इनको इसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। वो दोनों कार्ड्स खेलने में मसरूफ थी, साथ ही साथ बातों का सिलसिला भी जारी था। और क्या, वो तो समझदार है और क्यों मम्मा वगैरह की बातों में आगे। पहले तो मम्मा भी उजाला को बहुत अच्छा समझती थी, फिर जाने आंटी रशीदा ने क्या पट्टी बढ़ाई इन्हें कि वो भी इसके खिलाफ हो गई। किटी बोली। हाँ, मुझे भी अम्मी और खाला का एकदम पसंद नहीं आया। वैसे एक बात है किटी, अगर आबिस भाई उजाला को पसंद कर ले तो सारी जातियों का उजाला हो जाएगा। बिंदिया ने कुछ सोचते हुए कहा। तो ठीक, तुम ठीक कहती हो, मैं भी यही चाहती हूँ कि उजाला मेरी भाभी बने। मगर
तो तुम खुद ही अपने भाई से कहो ना कि भाई इससे शादी कर ले, इस तरह इसे भी सहारा मिल जाएगा। अरे नहीं, तो मैंने मलूम आंटी वगैरह तूफान खड़ा कर देंगी, और माला तो आबिस भाई पर अपना हक समझती है, देखती नहीं वो हर वक्त इनके पीछे साए की तरह लगी रहती है। किटी ने ठंडी सांस भरकर कहा, बहरहाल हमारी दुआएं तो उजाला के साथ ही हैं, सच बहुत क्यूट लड़की है वो। क्यों भाई, ये तुम लोग यहाँ बैठी कौन सी साजिशें कर रही हो? उमैर अंदर दाखिल होते हुए बोले। इनके पीछे वाजिद और अदील भी अंदर चले आए थे। आप लोगों से इसे जबरदस्त ट्रीट लेने की साजिश कर रहे हैं, किटी ने मुस्कुरा कर कहा। फिर तो तुम लोगों की मेहनत जाया ही हो जाएगी, क्योंकि हम लोग फजूल खर्ची को अच्छा नहीं समझते, क्यों वाजिद? उमैर ने तायद भरी निगाहों से वाजिद को देखा तो इसने भी इस बात में सर हिला दिया। हाँ, ये तो हमें मालूम है कि आप कंजूस से अजीम है। बिंदिया ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, इतला का शुक्रिया। किटी बाजी, वैसे आप मुझसे कहीं तो मैं इन लोगों को रजामंद कर सकता हूँ ट्रीट देने पर। अदील शोखी से दीते को मां कर बोला। वो कैसे? अदील यार छोड़ो, क्यों इन्हें उल्लू बना रहे हो? आओ हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, बाजत ने मुस्कुरा कर कहा। हम भी जाएंगे, वरना। किटी ने कहना चाहा, इस लम्हे आबिस रजा अंदर दाखिल होते तो इसे खामोश हो जाना पड़ा। आबिस भाई। अदील दौड़कर इनसे लिपट गया। शरीर। वो मुस्कुराते ब्राउनिश अवामी सूट में वो कदरे थके थके मालूम हो रहे थे। अभी भाई आपके लिए कॉफी लाऊं? काफी थके थके मालूम हो रहे हैं हम। हाँ ले आओ, वो सोफे में टहलते हुए बोले। आबिस आप कब आए? सच में तो इतनी देर से आने की राह देख रही थी। माला की आवाज पर उन्होंने नागवारी से देखा। इसके माथे पर माथे पर शिकने पड़ गई। वो मुस्कुराए। ब्राउनिश अवामी सूट में वो कदरे थके थके मालूम हो रहे थे। आभी भाई आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? तक काफ़ी थके थके मालूम हो रहे हैं। हाँ ले आओ, वो सोफे पर धंसते हुए बोले। आबिद साहब कब आए? सच में मैं तो इतनी देर से आने की राह देख रही थी। माला की आवाज़ पर उन्होंने नकावारी से उसे देखा। उनके माथे पर शिकने पड़ गई थी। वो हमेशा बनी ठनी रहती थी और उन्हें मेकअप ज़्यादा चेहरों से नफरत थी, इसलिए उन्होंने कभी भी किटी को घर मेकअप करने की इजाज़त ना दी थी, सिवाय फंक्शंस के। क्या बात है आबिद साहब, ठीक तो है ना? वो उसके करीब चली आई थी। ठीक हूँ। उन्होंने बमुश्किल अपने लहजे की तलखी को दबाया। लीजिए अभी भाई, गर्मा गर्म कॉफ़ी उजाला ने बनाई है। किटी ने ट्रॉली उनके आगे रखते हुए कहा। कहाँ है वो? उसे कहो कि आकर सबको कॉफ़ी सर्व करे। उसे यहाँ रहना है तो काम भी करना होगा। ये कोई यतीम खाना नहीं है कि हर अरे गहरे को उठाकर हम बना दे दें। पता नहीं वो क्यों पहली बार घर के कामों में इतने बुरे अंदाज में दखल दे रहे थे, हालांकि उससे पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उजाला जो किटी के पीछे अंदर चली आ रही थी, आबिस रज़ा के लहजे में अपने लिए इतनी नफरत महसूस करके रुआन सी हो गई। आबिस प्लीज़। उमैर उजाला की आंखों में आंसू देखकर जल्दी से बोला। तो तुम्हें नहीं मालूम उमैर, अगर इन लोगों को ज़रा सी भी ढील दे दी ना तो ये सरों पर चढ़ जाएंगे। और हाँ, आइंदा से मेरे कमरे की सफाई भी तुम्हारी ज़िम्मे है। मुझे नौकरों की सफाई पसंद नहीं आई, समझी? वो गुस्से से बोले तो वो दहल कर आगे बढ़े। कामते हाथों से कॉफ़ी बनाने लगी। चेहरा बुरी तरह जर्द हो गया। तौबा, देखो तो कैसे बुरी तरह डांट रहे हो। उजाला को बेचारी कांप रही है। मुझे तो डर है कहीं गिर न जाए। बिंदिया उसकी सख्त लहजे पर कटी से सुगोशी करते हुए बोली। अब हम इसकी मदद करें। किटी जल्दी उठकर उजाला के करीब आकर कॉफ़ी सर्व करने में उसकी मदद करने लगी। सुनो लड़की, मैं ज़रा गुस्से का तेज़ हूँ, इसलिए मेरा हर काम वक्त पर तैयार होना चाहिए। उन्होंने कहा तो उसने धुंधलाई निगाहों से गुस्से से उन्हें देखते हुए इस बात में सिर हिला दिया। और माला जो मुस्कुराकर ही सब देख रही थी, जल्दी से बोली। बिल्कुल ठीक कहा आपने आबिस, नौकरों को उनके मकाम पर ही रखना चाहिए। कॉफ़ी सर्व करके वो अपने कमरे में चले आई और बेड पर गिरकर बुरी तरह रो दी। आबिस रज़ा तो कदम कदम पर सबके सामने उसकी तस्लील कर देते थे। या खुदा मुझे मौत दे दे, उस जिल्लत भरी ज़िंदगी से तो छुटकारा मिले। जाने क्यों मुझ पे बस पर ही वो हर वक्त गुस्से होते रहते हैं। मैं ही उनके ताब का निशाना बनती हूँ, वरना सबसे तो बहुत नरमी से पेश आते हैं। जाने क्यों? वो हिचकियों के दरमियान सोचे चली गई थी। सबके सामने अपनी तसल्ली पर दिल बुरी तरह दुख कर रह गया था। दिल तो चाह रहा था कि कुछ खाकर सो जाए, मगर वो इतनी बहादुर ना थी जो ये सब कर गुजरती। इस सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई। उसने अंगड़ाई लेते हुए खिड़की से बाहर निगाहें दौड़ाई। दूर मशरिक़ के उफ़क़ पर रात की स्याही दिन की सफ़ेदी से गले मिलकर रुख से तोड़ी थी। परिंदे अपनी सुरीली आवाज़ में खुदा की सताइश में मसरूफ़ थे। हवाएं झूम झूम कर बारिश की आमद का पता दे रही थीं। आसमान पर काली काली बदलियाँ जम गई थीं और फिर देखते ही देखते हल्के हल्के फुहार पड़ने लगी। मौसम इतना सुंदर हो रहा था कि उसका दिल बेख्तियार बाहर जाने को मचल उठा। लॉन में नरगिस के फूल खिले हुए थे, जिनकी खुशबू से उसे वालिहाना इश्क था। वो दुपट्टा गले में डालती बाहर चली आई और नरगिस के फूल तोड़ते हुए धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। चेहरे पर बड़ा इत्मीनान सा फैला हुआ था। नज़र झुकाए वो बेहद प्यारी लग रही थी। सुनो लड़की, शरीफ लड़कियों के ये तौर तरीके नहीं होते। कड़कदार आवाज़ पर वो भौंकला कर मुड़ी थी। सामने आबिस रज़ा ब्राउन गाउन में मलबूस, कमर पर हाथ बांधे से सुर्ख सुर्ख आंखों से घूरे थे। नरगिस के सारे फूल उसकी आंचल से गिरकर उनके कदमों में बिखर गए। जी। उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ खौफ भी दौड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस वक्त कैसे उठ गए। अगर वो पहले से ही लॉन में मौजूद थे तो उसे नजर क्यों नहीं आए। आइंदा ये लॉन में खड़ी होकर अपनी आवाज़ का जादू जगाए तो गला दबा दूंगा। उनके सख्त लहजे पर उसकी आंखों के गोशे भीग गए। सहमी सहमी निगाहों से उनकी जानिब देखा। खूबसूरत गहरी ग्री बादामी
आंखों में नींद का खुमार अभी तक था। सुर को सफ़ेद चेहरा मिल गया जिस उजाले में चांद की तरह चमक रहा था। जाओ मेरे लिए बेड टी लेकर आओ, मैं अपने कमरे में हूँ। उसने एक गहरी निगाह उसके खूबसूरत चेहरे पर डाली, मुड़कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए और वो तेज़ी से किचन में चली गई। जल्दी जल्दी चाय की ट्रे लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर रुककर उसने आहिस्ते से पर्दा उठाकर अंदर चली गई। बेड पर नीम तराज दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। वो गड़बड़ा कर रुक गई थी। यहाँ रुक दो। उसने साइड टेबल की तरफ इशारा किया तो वो चाय रखकर जाने को मुड़ी। सुनो, उसने सवालिया निगाहों से उनकी जानिब देखा। मुझे आज हॉस्पिटल जल्दी जाना है, इसलिए तो मेरे कपड़े इस्त्री करके रख देना। जी, उसने बमुश्किल कहा और फिर चली गई। आर्य सरजा हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते थे और इस दिन तो हद हो गई जब एक मामूली सी बात पर उन्होंने उसे बेहद डांटा। उससे हिचकियाँ रोकना मुश्किल हो गया। बात तो कुछ भी न थी, अदील ने उसे एक नन्हा सा सफ़ेद बिल्ली का बच्चा ला कर दिया। वो सारा सारा दिन उसके साथ ही खेलती रहती। उस दिन भी वो बिल्ली के बच्चे के साथ अदारियों में खेल रही थी कि अचानक बच्चा तेज़ी से एक तरफ भाग कर खड़ा हुआ। वो मानो मानो कहती उसके पीछे भागी, मानो एक कमरे में घुस गई थी। वो भी तेज़ी से उस कमरे में दाखिल हो गई, मगर दूसरे ही लम्हे से अपना सर घूमता महसूस हुआ। आबिद सरजा सामने टेबल पर मोटी मोटी किताबें खोले बैठे थे कि खटके की आवाज़ पर सर उठाकर देखा। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। सादे से आसमानी लिबास में लाल भब्बू का चेहरे लिए बहुत मासूम लग रही थी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? छूटते ही वो बोला, जी वो। उसने फखुदे चेहरे के साथ कहा, किसकी इजाज़त से आई हो तुम यहाँ? तुम्हें नहीं मालूम जब मैं काम कर रहा हूँ तो मम्मा की मदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करता। माफ़ कर दें। उसने रोते हुए इसके आगे हाथ जोड़ दिए। कतई माफ़ी नहीं मिलेगी, सज़ा तो तुम्हें हर हाल में भुगतना होगी, मगर पहले बताओ कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या था? वो गज़बनाक होकर बोला। बदामी आंखों में खशूनत भर गई थी। वो उसने इनके कदमों में बैठी मानो की जानिब इशारा किया जिसे उन्होंने अभी तक नहीं देखा। वो क्या? मानो। वो सिसकियाँ भरते बोली तो उसने मानो की तरफ देखा जो इत्मीनान से उसके कदमों में बैठी थी। तो ये बात थी, मगर सज़ा तो बहरहाल तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वो सख्ती से बोला था। माफ़ कर दें, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, उसने आंखें रगड़ते हुए कहा। खूबसूरत लड़की जिसके सारे सितारे गर्दिश में थे। ठीक है, इस दफ़ा तो मैं छोड़ रहा हूँ, मगर आइंदा अगर ऐसा कुछ किया तो। उसने बाकी के अल्फाज लबों में दबा लिए। वो अपने कमरे में चली आई, हिचकियाँ लेकर रोने लगी। मैं अब नहीं रहूँगी, चली जाऊँगी। उफ, रोज़ रोज़ इतनी जिल्लत मैंने क्या बिगाड़ा उनका जो हर वक्त मुझ गरीब पर बरसते रहते हैं। हाँ, उनके घर में जो बड़ी हूँ ना, इसीलिए हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है। रशीदा आंटी और माला तो हर वक्त चुपती निगाहों से मुझे देखती हैं, और शादाब तौबा कैसे देखता है जैसे खा जाएगा। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, फिर मैं आप इसको कैसे देख पाऊँगी? वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जितने अच्छे हैं ना इतने ही कसीले भी हैं, लेकिन मैं चली जाऊँगी। उसने फैसला किया और उठ खड़ी हुई। एक बैग में अपने 2 जोड़े रखे और मौके का इंतज़ार करती रही, और फिर उसे उस दिन मौका मिल ही गया। उस रोज़ वो सब किसी फंक्शन में गए थे। किटी ने बहुत इसरार किया था उसके चलने पर, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। वो ऐसी भी पार्टियों में पहले कई ही कब थी जो अब जाती। कुदरत ने उसे खुद ही मौका फराहम कर दिया, इसलिए वो घर से हमेशा के लिए जाने को तैयार हो गई। अपने गिर्द चादर अच्छी तरह लपेट कर वो बाहर लॉन में चली आई, मगर फिर जैसे जान निकल गई। सामने आप से गुस्से से उसे घूर रहे थे। बाखुदा ये नहीं गए सबके साथ, उसने खुशकुत्ती हलक के साथ सोचा और फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। फरार होना चाह रही थी। मम्मा की नाक कटवाने का इरादा है। वो तुम्हें कितनी चाहत से यहाँ लेकर आई, और उनकी शफकत का ये बदला दे रही हो तुम? वो इंतहाई खौफनाक लहजे में बोल रहा था। चलो अपने कमरे में जाओ, अगर आइंदा फरार होने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने कड़क कर कहा तो वो सहम कर जाने को मुड़ी। आंसू ने गले में फंदा से डाल दिया। उसने जाते जाते उस पर निगाह डाली। वो अभी तक किसी घसीली निगाहों से घूर रहा था। वो तेज़ी से अपने कमरे में चली आई। परवरदिगार, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किस मुश्किल में फंस गई हूँ मैं। न जाने देते हैं और ना ही यहाँ सुकून से रहने देते हैं। अब क्या होगा? वो तो सबको मेरे जाने का बता देंगे। अब क्या होगा? फिर जो बेइज्जती होगी ना, तो डूब मरने का मकाम। रशीदा आंटी और माला तो मेरी इस गलती को खूब उछालेंगी। वो कितना खिलाफ है मेरे यहाँ रहने पर, रोने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया कि मैं जा रही हूँ। इतने गुस्से में थे, मैं तो समझी थी कि वो भी सबके साथ गए हैं। वो अंदर ही अंदर घुरती रही, फिर सारा दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकली। सबकी चुपती निगाहों का सामना करने की उसमें हिम्मत ही ना थी। यहाँ तक कि रात के खाने पर भी वो डाइनिंग रूम में नहीं गई। जब भी बुआ चली आई थी। उजाला बेटा, आपको छोटी सरकार बुला रहे हैं। मुझे इसका दम फना होने लगा। उसको उससे पूरा यकीन था कि आबिद सरसा ने उसके फरार होने की खबर भी सबको सुना दी होगी, मगर एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी किसी ने उससे इस बारे में किसी किस्म का इस्तफसार नहीं किया। तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। दिल में आबिद सरसा की इज्जत तो पहले से ही मौजूद थी, मगर अब उसकी उनसे ज़र्फ़ को देख कर उनकी चाहत भी मन में पूरी शिद्दत से जाग उठी। उजाला तो पगली है, ये कैसे अनहोनी ख्वाहिश कर बैठी है। कभी ज़मीन ने भी आकाश को छुआ है तो उनके कदमों में धूल के बराबर भी नहीं, फिर तो क्यों नहीं दिल में बसा बैठी। वो उदासी से सोचती, मगर फिर खुद ही ठंडी सांस भरकर सोचती है, चाहने का हक तो इस दुनिया में सबको है, और अगर मैंने भी अपना हक ले लिया तो किसी का क्या बुरा है। मानती हूँ कि मैं एक ज़र्रा हूँ और वो आफ्ताब, मगर ये पगला मन उनकी सूरत अपनी धड़कनों में बसा चुका है। वो तो खून बनकर मेरी रगों में दौड़ने लगे हैं। उस दिन वो नहाकर बालों में ब्रश कर रही थी कि इसके कमरे का दरवाज़ा बजा। उसने बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने शाहिदा खड़ा अपनी
शायद खड़ा अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। उसकी निगाहों से उसे हमेशा से ही खौफ आता था। आप यहाँ क्यों आए हैं? तुमसे मिलने वो अजीब से अंदाज में हंसा था। वो लच कर रह गई। शायद प्लीज़ भाई को ऐसी हरकतें जेब नहीं देती। वो गुस्से से बोली, तो मेरा हाथ थाम लो, कसम से सारी दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। वो उसी की तरफ बढ़ा। कैसे भाई हैं आप जो एक बहन? मैं किसी का भाई नहीं हूँ। तुम मेरी पसंद हो। तुम जैसी परी मुझे कहाँ मिलती भला? ये तो आंटी की मेहरबानी है मुझ पर जो वो तुम्हें मेरे लिए ले आई। उसका हाथ थाम कर बोला, छोड़े मुझे वरना मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। उसका हलक तक खुश्क हो गया तो कोई एतबार नहीं करेगा। उफ, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं। शायद ने उसके बालों को छुआ। जब आबिस तुम्हें डांटता है तो मुझे बहुत दुख होता है। मेरा साथ दो तो कायदे में रहोगी। फिर तुम दोनों मिल उसे ठिकाने हम दोनों मिल उसे ठिकाने लगा देंगे। क्या? उसकी आंखें हैरत और खौफ की मारी फटी की फटी रह गई। वो जलील तो था मगर इस कदर कमीना भी हो सकता है, उसका अंदाज़ा अब उसे हुआ। अल्लाह न करे जो उन्हें कुछ हो। इतने अच्छे हैं वो। उसने सोचा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आबिद साहब की शिकायत कर दूंगी। वो गुस्से से बोली, खबरदार, वरना तेजाब का एक कतरा तुम्हारा सारा हुस्न गायब कर देगा। बहुत नाज है ना तुम्हें अपने हुस्न पर? वो सफाकी से बोला तो उसने उसे जोर देकर धक्के से देकर दरवाज़ा बंद कर दिया और बेकरारी से रोती, परवरदिगार मैं कहाँ जाऊँ? वो लरज़ उठी, कौन है यहाँ मेरा हमदर्द जिसे मैं अपनी मजबूरियाँ अपने दुख बताऊँ? खुदाया मेरी मदद कर। वहाँ तो मैं चेहरा छुपा कर रोती। इसी से असने में दरवाज़ा बजा तो वो चौंक पड़ी। ये भी गया नहीं। वो खौफ से सिमट गई। दरवाज़ा बजा। कौन? मैं हूँ बेटा। बुआ की आवाज़ सुनाई दी तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। दरवाज़ा खोल दिया। बेटा, आपको छोटे सरकार बुला रहे हैं। मुझे उसकी हालत तो पहले ही नाकुफ्ता बह रही थी। जी, अपने कमरे में है। बुआ कहकर चली गई तो वो गुलाबी दुपट्टा अपने गिर्द अच्छी तरह लपेट कर उसके कमरे की जाने बढ़ गई। कदम मन मन भर के हो गए। हिम्मत करके उसने पर्दा उठाया और अंदर चली आई। आबिद सजा बेचैनी से इधर उधर चल रहा था। उसे देखते खतरनाक संजीदगी से बोला, बैठो। वो जिस कुर्सी के आगे खड़ी थी उस पर बेदम सी होकर बैठ गई। यहाँ खुदा ये क्या कहेंगे? चंद लम्हे तो वो खामोशी से उसे घूर रहे थे, फिर उसके करीब आकर बोले, अभी तुम शाहिद से खड़ी कौन सी बातें राज और न्याज कर रही थी? जी। हैरत से उसकी आंखें फटने की हद तक खुल गई। उन्हें कैसे मालूम हो गया कि शायद उसके कमरे में आया था? बोलो, जवाब दो। वो गसीली मगर धीमी आवाज़ में बोला, देखो, अगर तुम्हें शायद पसंद है तो मैं आंटी से बात करूंगा। चंद लम्हे की खामोशी के बाद फिर वो उसके सामने बैठ गई थी। नहीं खुदारा नहीं। वो हिचकियाँ लेकर रोने लगी। मैं आंसू ने गले का फंदा सा डाल दिया था। लो पानी पियो। आबिद ससा उसके लिए पानी लाए थे। वो रोना भूलकर हैरत और परेशानी से उन्हें देखने लगी। उससे सख्त किस्म का रवैया अख्तियार करने वाले आबिद को उससे पानी दे रहा था। इस हकीर सी लड़की को बेयकीनी से दो चार थी। मेरा मुंह क्या देख रही हो? पानी पियो, उसने कदर नरमी से कहा तो उसने जल्दी से ग्लास थाम लिया, मगर इस तरह के साथ में उसका हाथ भी पकड़ लिया। उसने घबरा कर ग्लास छोड़ दिया। पानी ने इनकी ब्राउन पैंट को भिगो दिया। उसे यकीन था कि इस बदतमीजी पर जरूर 2-3 थप्पड़ से नवाजा जाएगा, मगर कुछ भी ना हुआ। इसकी तवक्का के बरखिलाफ उसने दोबारा ग्लास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसका आज का रवैया उसकी समझ से बालातर था। उसने ग्लास थाम लिया। पानी पीने से पहले खनेरी पर क्यों उठी? थोड़ा सा पानी खुद पर छिलक गया। खूबसूरत मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आकर गायब हो चुकी थी। एक घूंट पीकर उसने ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। हाँ, आप बताओ क्या बात है? वो नरमी से बोले तो उसने रो रो कर सब कुछ बता दिया, मगर ये बात गोल कर दी कि वो दोनों मिलकर उन्हें ख़त्म कर देंगे। उसकी पूरी बात सुनने के बाद वो बोले, मुझे अफसोस है कि तुम इतने दिनों ज़हनी तकलीफ में मुब्तला रही। उसके रवैये की मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो अपने चचाजाद की इस आमियाना हरकत से शर्मसार थे और वह हैरत से दंग उसे देखी जा रही थी। आज उसकी शख्सियत का एक नया पहलू उसके सामने आ रहा था। जाओ, अब तुम अपने कमरे में जाओ, बुआ को अपने साथ सुलाया करो। उसने गोया उसे जाने का हुक्म दे दिया। वो उठ खड़ी हुई और सुना, आइंदा अगर वो तुम्हें कुछ कहे तो मुझे बताना। जी। उसने एक निगाह डाली, बाहर निकल आई। अपने कमरे में आकर वो बेड पर बैठ गया और उसके मौजूदा रवैये के बारे में गौर करने लगी। और कितने प्यार से बातें कर रहे थे ना वो, कितना एहसास होने मेरा जब भी तो अपने कज़न के रवैये से सख्त शर्मिंदा थे। जहन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उस पूरी दोपहरी वो गहरी नींद सोती रही। सपनों में आबिस रज़ा के संग फूलों की वादी में घूमती रही। आकाश की वसीह तो कुछ हुआ है। उसकी आंख भी तो उस वक्त खुली जब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन? मैं हूँ बेटा। बुआ की आवाज़ सुने उसने दरवाज़ा खोला। बेटा, आपको चाय के लिए बुला रहे हैं। ओ बुआ, मुझे तो चाय बनाना याद ही नहीं रही। अब क्या होगा? वो घबरा कर बोली। बेगम शिराजी से डांट पड़ने का सोचकर दंग उड़ गया। फिक्र न करो बेटी, मैं चाय बना आई हूँ, तुम सबको सर्व कर दो। वो उसके सर पर हाथ फेरते बोली, बुआ तुम कितनी अच्छी हो। वो बुआ उससे लिपट गई थी। कितनी अच्छी थी वो, उसकी कितनी हमदर्द और खैरख्वाह हंस दी। चाय की ट्रॉली घसीटते वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई ही थी कि आविस रज़ा की कड़कती आवाज़ सुनकर दह कर वहीं रुके। कहाँ गायब थी तुम? तुम्हें पता नहीं कि चाय की ड्यूटी तुम्हारी है? जीजी। उजाला की आंखें पानियों से भर गई थी। चलो जल्दी से चाय बना दो। इन लोगों के साथ हमदर्दी करनी ही नहीं चाहिए। जाने खुद को क्या समझने लगते हैं। वो गोया अपने दोपहर के रवैये के बारे में चिता रहा था कि मैंने तुमसे ज़रा हमदर्दी की है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को मेरी तवज्जो की हकदार समझने लगो। उजाला, तुम खामखा खुशफहमी में मुब्तला हो गई थी। अरे तो बड़े लोगों का एक आम सा अंदाज है, वो तुम जैसे जाने कितनों से इस अंदाज में बात करते हैं और फिर भूल जाते हैं। चाय सर्व करते करते उसने खुलकर सोचा। वो खुलकर रो भी नहीं सकती थी, कितनी बेबस थी। चाय सर्व करने के बाद वो बाहर निकल गई और आबिद ससा की निगाहें उसकी कमर पर लहराती रेशमी चोटी में उलझ कर रह गई।
गर्मियाँ अपने रूज पर थीं, ऐसे में गर्मियों की लंबी-लंबी दोपहरें गुज़ारना मुश्किल हो जाना था। आज भी हद से ज़्यादा गर्मी थी। वो अपने कमरे में घुसी किताब पढ़ते-पढ़ते बेइंतहा बोर हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऐसे में तन्हाई का एहसास दोचंद हो गया था। अपनी मरूमिया नहरें की याद आ रही थी दिल पर। जब वो पढ़ने लगा तो वो घबरा कर बैठी। बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा गले में डाला, टीवी लाउंज में आई देखा। वो सब मुख्तलिफ किस्म के खेलों में मगन बातें कर रहे थे। आओ उजाला, बस सिर्फ तुम्हारी ही कमी महसूस हो रही थी। विंध्या ने उसे अंदर दाखिल होते देखकर जल्दी से कहा, हम तो समझे थे कि तुम सो रही हो, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। किटी ने कार्ड फेंकते कहा। वो खामोश रही। शायद की बेबाक निगाहों से उसे बहुत उलझन सी हो रही थी। उसने उठकर जाना चाहा। अरे भाई बैठो, जा कहाँ रही हो, आओ कैरम खेलो। उमेर ने उसे जाते देखकर जल्दी से कहा, नहीं उमेर भाई, मेरे सर में दर्द है। उसने बहाना बनाया, कोई बहाना नहीं चलेगा उजाला, आओ। वाजिद ने कहा था, मेरी पार्टनर बन जाओ उजाला, हम दोनों मिलकर सबको हरा देंगे। शायद मायने की इस लहजे में बोला तो वो भौंकला गई। नहीं वाजिद भाई, मुझे माफ़ी रखिए। वो जाने को मुड़ी तो माला, जो इन सबको स्टार्ट करते देखकर दिली दिल में पेचताप खा रही थी, बोल पड़ी, जाने दें वाजिद भाई, क्यों खामखा छोटे लोगों को मुँह लगाते हैं। बुरी बात माला यूँ नहीं कहते तो अब कम तो लोगों को छोटा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, माला ने कहना चाहा। प्लीज माला, किटी ने इसकी बात काटकर सख्ती से कहा। उजाला की आंखों में वो आंसू देख चुकी थी। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? वो मुंह बनाकर बोली, रहने दो किटी, मेरी वजह से तुम्हें उलझना जेब नहीं देता। उजाला ने गलगीर लहजे में कहा और बाहर निकलाई। तवील राहदारी बूट करके अपने कमरे की तरफ बढ़ना ही चाह रही थी कि सामने से आते आबिस रजा को देखकर ठिठक कर रुकती। वो सान खता होने लगे तो इसने इसका सामना करते ही वो तो इसका सामना करते हुए भी डरती थी कि जाने किस बात पर नाराज हो उठे। इसके करीब आकर वो रुक गया। सुनो, शाहद ने दोबारा तो कोई बदतमीजी नहीं। लहजे में नरमी के साथ साथ सख्ती भी थी। जी जी नहीं, मैंने इसे डांटा था, उम्मीद है वो कोई बुरी हरकत नहीं करेगा। उन्होंने गहरी निगाह इस पर डाली। मेहंदी रंग के सादा से लिबास में बड़ा सा दुपट्टा अपने पेटे गिनहरी पलकें झुकाए वो बहुत मासूम लग रही थी। गंदमी रंगत दमक रही थी। और हाँ, बुआ को अपने पास सुलाती हो ना? जी ठीक है, वो कहकर आगे बढ़ गया और वो इसके आज के रवैये के मुतालिक गौर करती अपने कमरे में चली गई। इसी इसके पल पल बदलते मिजाज की समझ नहीं आई थी। कभी तो वो चट्टानों की तरह सख्त हो जाता था और कभी मोम से भी ज्यादा नरम। सजाद शिराजी अपनी बीवी समीना शिराजी, हमाद शिराजी और रशीदा खातून से महबे गुफ्तगू थे। मौत उजाला थी। उजाला काफी अरसे से यहाँ रह रही है, क्या सोचा है इसके मतलब? सजाद शिराजी ने पूछा। करना क्या है, ब्याह देंगे इसे कहीं ना कहीं। बेगम शिराजी ने सरसरी लहजे में कहा। लेकिन लोगों को इसके मतलब सही सही बताना भी तो होगा। हम कैसे इसके माजी को छुपा सकेंगे? रशीदा खातून को ज्यादा खटक थी, इसलिए जल्दी से बोली, क्यों इसके माजी को क्या है? गरीब और यतीम होना कोई जुर्म तो नहीं। वो तो हमें इस तरह घुल मिल गई है जैसे पैदा इस घर में हुई हो। उजाला में एक अच्छी बहू और बीवी बनने की तमाम सलाहियतें हैं। हमारे घर में माशाल्लाह लड़कों की कमी नहीं। सजाद शिराजी ने सुमैनी लहजे में कहा। इसकी अच्छाई से इनकार नहीं मुझे, मगर मैं अपने बच्चे को दाव पर नहीं लगा सकती। बेगम शिराजी ने साफ कह दिया। सजाद शिराजी खामोश हो गए। जज्बात के रोह में बहने की जरूरत नहीं, हमें अपने बच्चों का भला सोचना चाहिए। रशीदा खातून ने भी इनके हाँ में हाँ मिलाई। अब देखिए ना सजाद भाई, उमैर और वाजिद तो अपनी मर्जी के मालिक है, इन पर किसी किस्म की जबरदस्ती करना जेब नहीं देता रहा। शाहद का सवाल तो हमारा जल्दी से जवाब पेश करते हुए बोले, वो तो बीवी के बेदाम गुलाम थे, शाहद इसके काबिल है। सजाद शिराजी ने इनकी बात काट दी। ये कहीं कि उजाला इसके काबिल नहीं। अब तो एक ही रास्ता है कि आप दोनों भाई कोई बाहर अच्छा सा लड़का तलाश करें। रशीदा खातून ने बुरा मान कर कहा। हाँ तो यही करना पड़ेगा। सजाद शहजादी शिराजी सॉरी मायूसी से बोले। बना इनका इरादा तो उजाला को अपनी बहू बनाने का था, मगर बेगम की वजह से मजबूरन खामोश हो गए। और फिर इसरार करते भी तो किस बात पर? आबिस रजा तो शुरू से ही उजाला को नापसंद करते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को दिल में ही रहने दिया। बेगम शिराजी को आजकल आबिस रजा की शादी की फिक्र थी, इसलिए वो लड़कियां देखती भी रही थी। इस वक्त भी किटी बिंदिया और उजाला बैठे किसी बात पर बहस कर रही थी कि बेगम शिराजी को नाराज देखकर चुप होगी। मैं मिसेज अहमद के घर जा रही हूँ, उनकी बेटी आबिस के लिए देखने जा रही हूँ। मगर क्यों, इतनी भी क्या चलती है? किटी ने उजाला की तरफ देखते हुए कहा, जिसका रंग आबिस की शादी के जिक्र पर रूठ सा गया था। दिल के करीब ही कोई चीज छन से टूट गई थी। वो तेजी से उठकर बाहर निकल गई। मामा, ये तो सरासर जाती है कि इतनी प्यारी लड़की घर में मौजूद हो और आप बाहर तलाश करती फिरे। किटी ने कहा, तुम उजाला की बात कर रही हो ना? मगर मैं इसे इस लिहाज से पसंद नहीं करती। मैं तो कोई खानदानी लड़की ब्याह कर लाऊंगी, और वैसे भी आप इसे पसंद नहीं करता। तुमने देखा नहीं, इसे देखते ही इसके चेहरे पर सख्ती आ जाती है। फिर मैं कैसे नापसंदीदा हस्ती को इसके सर थोप दूं? ये ख्वाहिश तुम अपने दिल से निकाल दो, उन्होंने सख्ती से कहा और बाहर निकल गई। और इनके जाने के बाद किटी उठी और सुस्त कदमों से बाहर लॉन में चली गई। मुश्किल है उजाला जी कि तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारे नाम की तरह ही उजाला फैल जाए। तुम्हारी किस्मत इतनी गर्दिश में क्यों है? एक तो हमारे भाई भी किसी काम के नहीं निकले। अगर वही तुम्हारा हाथ थामने की ख्वाहिश जाहिर कर देते तो मामा जरूर राजी हो जाती, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा है। मैं तुम्हें किस बर्ते पर अपनी भाभी बनाने का सोचूं? मैं क्या करूं? वो गुमसुम सी सोचे चली गई। अरे लड़की, कहाँ की सैरें हो रही हैं? बाजत ने आकर इसकी आंखों के सामने उंगलियां नचाई। यहीं की नहीं, यही हूँ। वो फिर किसी हंसी लोगों पर सजा कर बोली, क्या कोई जरूर बात है? क्या कोई बात है? जरूर, वरना तुम और ये संजीद की। वो गौर से देखता बोला, शानों तक लंबे बालों को पौने की सूरत बंदे वो बहुत मासूम लग रही थी। इसके दिल के करीब ही मोहब्बत के दिए रोशन हो गए। वो तो शुरू से ही इस लड़की को मन ही मन में चाहता चला आ रहा था। बस ऐसे ही प्लीज किटी, क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम अपनी परेशानी में मुझे शरीक कर सको? वो उदास लहजे में बोला तो इसने बेख्तियार वाजिद की आंखों में देखा। वो लबों पर प्यार भरी मुस्कुराहट सजाए इसे बड़ी चाहत से देख रहा था। वो बेख्तियार निगाहें झुकाने पर मजबूर होगी। बताओ ना, वो दरअसल में उजाला के बारे में परेशान थी। क्यों, क्या बात होगी? वाजिद ने पूछा तो जवाब में इसने सब कुछ कह डाला। बस इतनी सी बात है, आबिस रजामंद
हो जाए तो सब ठीक हो सकता है, मगर वो राजी कैसे होंगे? इनकी नाक पर थोड़ा वक्त गुस्सा धरा धरा रहता है। वो मुंह बनाकर बोली, मुझे तो लगता है कि जरूर कोई चक्कर है, आबिस जरूर इस लड़की को पसंद करता है। मुझे भी पहले पहले इसका यकीन था कि आबिस भाई जरूर उजाला को पसंद कर ले, मगर इसका सख्त रवैया देखकर मैंने अपनी सोच बदली। मगर फिर घबराती क्यों हो? कुदरत खुद ब खुद इनका मिलन करा देगी। जिस तरह हमारा बाजत ने बाकी अल्फाज लोगों में दबाकर इसे शोखी से देखा तो वो कानों की लूं तक सुरख होगी। बहुत बुरे तुम। वो शर्मीली सी हंसी हंसती तो वो मुस्कुरा गया। मौसम में बड़ी खुशगवार तब्दीली आ गई थी। शाम में हल्की हल्की खनकी बड़ी भली लगती। ऐसे में इन सबका दिल लॉन्ग ड्राइव के लिए मच उठा। चलो भाई सब जल्दी से तैयार हो जाओ, किटी ने कहा। ये नेक काम तो हम लोगों ने बहुत पहले ही कर लिया था। माजिद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं ये भी कोई दुख है कि आबिस के बगैर कहीं जाया जाए, वो तो क्लीनिंग डे है, इसलिए मजा मजा क्या खाक आएगा। माला ने अपने लंबे लंबे नाखूनों को देखते हुए कहा, हाँ ये तो है, मगर हमारी कंपनी में भला कौन बोर हो सकता है? शाहद ने मुस्कुरा कर मायने खेज निगाहों से खामोश बैठी उजाला की तरफ देखा। हो सकता है इसके तो पसीने छूट के। इतनी खुशफहमी? किटी मुस्कुराई। जी हाँ। माजिद ने इसी अंदाज में कहा तो वो सब हंसती है। उजाला तुम कपड़े बदलाओ। खड़ी सोच क्या रही हो? बिंदिया ने कहा, सॉरी मैं ना जा सकूंगी, आंटी ने मुझे बुआ की मदद करने को कहा था खाना पकाने में। ओहो कुछ नहीं होता, एक तो तुम डरपोक बहुत हो। किटी ने बुरा सा मुंह बनाया। हाँ पिया चले ना, बहुत मजा आएगा। अदील इसके करीब चलाया। भैया अगर वो नहीं जाना चाह रही तो तुम सब क्यों मजबूर कर रहे हो? माला नाक से कूट कर बोली। इसे यूं सबका इसरार करना बेहद नागवार गुजर रहा था। उजाला ने चौंक कर माला की तरफ देखा। इसकी आंखों में नफरत की रहने मोजसन दिखाई दी। इसने घबरा कर निगाहें झुका दी। नहीं प्लीज आप लोग मुझे मजबूर ना करें, मेरे सर में दर्द है। माला के चेहरे पर तो मुस्खर देखकर इसने बहाना बनाया। बाजी सरदर्द की भी खूब कही। अरे ऐसा गजब का मौसम हो रहा है, इस साफत मौसम में तो दर्द को दुम दबाकर भाग जाना चाहिए। बिंदिया ने आंखें घुमाते हुए कहा, प्लीज बिंदिया पुरहांसी होगी। तुम्हें जल्दी से बोल पड़ा। ओह भाई ये मामला तो सीरियस हो गया। चलो अगर नहीं जाना चाह रही तो रहने दो। मगर ये बताऊं क्या तुम अकेली रह लोगी? क्योंकि अम्मी तो आंटी के साथ बेगम हसन के घर गई हैं। नहीं डरना कैसा? ओके फिर तुम आराम करो। वैसे अगर तुम साथ चलती तो मजा आता। बिंदिया ने कहा तो वो सब कार की तरफ बढ़ गई और वो थके थके कदमों से सुरख बजरी के बने हुए जस्ट अ सेकेंड सुरख बजरी के बने हुए रास्ते पर चलती हुई बरामदे में आके इधर सीढ़ियों पर बैठकर आसमान पर निगाहें जमा दी। घंघोर घटाएं जाने कहाँ से मिट्टी चली आ रही थी। वो कहीं बिजली कड़कती तो वो सहम अंदर ही अंदर सहम जाती। इसे आसमानी बिजली से शुरू से ही खौफ आता था। सेम हियर। लास्ट टाइम जब कड़की थी ना तो बहुत जोर से थी ना कि फर्श वगैरह ना रोशन हो गए थे और आवाज भी आई थी, लगता कि कहीं पे गिरी थी। वो तेजी से उठी और टीवी लाउंज में चली गई। बाहर जोर जोर से बादल गरजने लगे थे। इधर साथ ही जोर शोर से बारिश होने लगी थी। हर तरफ उछल हो गया था। हवाओं के जगह तेज से तेज होते जा रहे थे। जाने मौसम में कैसे एकदम ही तेवर बदल लिए थे। अगर इसे पता होता कि ऐसा मौसम हो जाएगा तो वो अकेली घर पर ना रहती। बाहर की जबरदस्त बिजली कड़की तो वो घबरा कर उठी और जल्दी से खिड़कियां बंद करने लगी। रंग फक हो चला था, इसे बहुत डर लग रहा था। खिड़कियां बंद करके वो सोफे पर आ बैठी और दोनों खाना में मिनट होश गई। किसी तरह बादल और बिजली का शोर कम से कम सुना जा सकता था। वैसे अंदर होना तो मुझे फिर नहीं डर लगता। आबस रसन ने कालो की और सीटी पर शौक की धुन बचाते किचन ठहराते टीवी लाउंज की कीमत बढ़ आए। इसे ये मौसम शुरू से ही पसंद था। तभी तो घर जल्दी आ गए थे। कपड़ों पर से पानी के कतरे झाड़ते हुए वो टीवी लाउंज में दाखिल हुआ तो ठिठक कर रुक सा गया। बस सामने सोफे पर आलती फालती मारे बैठी थी, आंखें बंद, कानों में उंगलियां और चेहरा जर्द। वो हैरत से इसे देख के गया। इसकी हरकत इसकी समझ से बालातर थी। ये क्या हो रहा है? इसने कतरे सख्ती से कहा, मगर इसमें कोई जिम्बिश ना हुई। तुमने सुना नहीं? अब कि वो जोर से धाड़े तो इसने घबरा कर आंखें खोल दी। इसे सामने देखकर वो बुखला कर खड़ी होगी। क्या हो रहा है? वो बिजली, मुझे डर लग रहा था। इसने टक्कर टक्कर जुमला मुकम्मल किया। बेवकूफ लड़की। वो गुस्से से जाने को पलटा। एनी सी लम्हे दोबारा बिजली जोर से कटी तो उसने चीख मार कर दोबारा कानों में उंगलियां दे डाली। क्या मुसीबत है? क्यों पागलों जैसी हरकतें करी हो? निकालो कानों से उंगलियां बाहर। वो झिंझलाकर बोला तो इसने कानों से उंगलियां बाहर निकाली। सब लोग कहाँ हैं? वो सोफे पर बैठ गया और सेंटर टेबल पर बड़ा हुआ मैगजीन उठाकर इसकी वर्क टिप्पणी करने लगा। बाहर घूमने गए हैं। मैं इसके गीले कपड़ों पर नजरें मरकूज करते हुए बोली, इस बारिश में इनका दिमाग तो ठीक था। वो इसकी तरफ देखे बगैर ही बोला, जी जिस वक्त वो गए थे तब बारिश नहीं थी। पहली बार उसके सामने जरा इत्मीनान से बोली, फिर कमरे में खामोशी छा गई। उजाला ने झिझकते झिझकते इसके बची चेहरे पर निगाह डाली। कितने दिलकश होना चाहते हुए भी इस तरफ देखने लगी। एक तो कितनी बड़ी गलती करी थी वो। अब इसने अपने चेहरे पर इसकी निगाहों की तपिश महसूस की, मगर जान बने मैगजीन के और अवराक उठते रहे। सुनो मेरे लिए खाना लगाओ, मैं कपड़े बदल कर आ रहा हूँ। इसने कहा तो वो जल्दी से किचन में चली गई और अभी टेबल पर खाना लगा ही रही थी कि सफेद कुर्ते चबार में मलबूस की अफसानवी और परियों के देश के शहजादे की मानी देखने से दिल में उतर जाने वाले इसका दिल धड़क गया था। मामा अभी तक नहीं लौटी? नहीं। वो कुर्सी की पिछ थामे खड़ी थी और इसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर विराजमान था। इसके बाद इसने बात करना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से खाना खाता रहा। बाहर पानी बरसने की आवाज अभी तक आ रही थी। यूं मालूम होता था जैसे बादल आज के बाद भी ना बरसेंगे। अचानक बाहर शोर सा बुलंद हुआ तो इसने अंदर अंदाजा लगाया कि वो सब लौट आए हैं। वो सब वहीं ड्राइंग रूम में चले आए। क्यों भाई, कैसा रहा? आप इसने मुस्कुरा कर पूछा। एकदम से बोर। ईमान से जरा भी मजा नहीं आया। माला फौरन बोली। आप इसने तीखी निगाहों से इसे देखा। सभी रंग के कपड़ों में मबूस वो फुल मेकअप पे थी। इसके माथे पर बल भर के। और क्या मुझे तो लगता है कि उन्होंने बद्दुआ की होगी, तभी तो इतने जोर जोर शोरों से बारिश होगी। उमैर ने उजाला की तरफ इशारा किया तो वो खामखा ही घबरा गई। जी नहीं, अपिया तो इतनी अच्छी है।
आपने ऐसे ही किया होगा। अदील उजाला से लिपट के हम लोग खामखा ही गए। आध घंटे बाद बारिश शुरू हो गई थी, लिहाजा एक रेस्टोरेंट में घुस के और बस ना कहीं घूमे और ना कहीं सैर की। बिंदिया ने बुरा समूह बनाया। इस बारिश को भी आज ही होना था क्या? किटी दम से कुर्सी पर बैठ गई। यूं ना कहो, देखो तो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बाजद ने मुस्कुरा कर कहा। क्या खाक अच्छा है, एक तरफ जलथल हो रहा है। तुम लोगों में से जो इस वक्त अंगारे चबा रहे हैं, इनके लिए तो ये मौसम ढाई खुशगवार है। जाकर भाई बारिश में नहा लो, ईमान से सारा गुस्सा हवा हो जाएगा। अमीर मुस्कुरा दिया। उमैर सॉरी, ये ना नेक काम तो बस आप ही करें। बिंदिया ने बड़े भाई को घूरा तो वो सब हंस दिए। सच अभी अगर आप साथ होते ना तो बहुत लुत्फ आता। मैं तो इनसे कह रही थी कि मजा नहीं आएगा, मगर माला इसे अपनी बेताबियों की दास्तान सुनाना चाह रही थी, मगर आबिश खामोश रहा। और वो माला की इससे इतनी दिलचस्पी देखकर अनजाने खदशों में गिरी जा रही थी। कहीं आबिश माला को तो पसंद नहीं करते, अगर ऐसा हो तो मैं कैसे जी सकूंगी। इन्हीं की दम से मेरी वीरान जिंदगी में भार है और मुझे डांटते हैं तो क्या हुआ, इनकी डांट में भी अपना हियत पोशीदा है। और फिर जैसे चाहा जाए, जिसे चाहा जाए इससे ही डांटा जाता है, ये इसकी सोच थी। मगर ये कि इसके सपने तो टूटने लगे थे। आंखों की जो जोत मान पड़ गई थी, वो भी कितनी नादान थे, जो इससे कितनी उम्मीदें वाबस्ता कर बैठी थी, ये जाने बगैर के वो तो उनकी पाँव की धूल के बराबर भी नहीं। और फिर इसने इससे कोई वादा ही कब किया था, तो जो वो इस खुशफहमी में मुब्तला हो गई थी, वो दिल पर एक बोझ चले अपने कमरे में चली गई थी। अम्मी, मैं हर कीमत पर उजाला से शादी करके रहूंगा। शांत फैसला को लहजे में बोला। बेटा, तुम्हें एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है। रशीदा खातून बेटे को गुस्से में देखकर बोली थी, नरमी से बोली थी। हाँ मुझे मालूम है, मगर वो मेरे लिए एक चैलेंज है और मैंने आज तक खाना नहीं सीखा। या अब इसको क्या पहुंचता है कि मुझे इस 2 टके की लड़की के पीछे डांट फिरे। मैं इसे भी देख लूंगा। इसके लहजे में छुपी धमकी को महसूस करके वो घबरा गई। बुरी बात बेटे, यूं नहीं कहते। तुम इस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो तो मैं अपने चांद के लिए कोई प्यारी सी बहू लाऊंगी। नहीं अम्मी, प्यारी से बहू तो वो अपने लिए लाएंगे, बीवी नहीं। अम्मी, आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं कि मैं एक बार जो फैसला कर लूं इससे पीछे नहीं हटता। वो गुस्से से बोली थी। गुस्से से मुझे बीच कर बोला, सॉरी। अगर तुम्हारी शादी इससे ना हुई तो मैं सबसे पहले आप इसको खत्म करूंगा। वही सब फसाद की जड़ है, वही इस लड़की के दिल में गुस्सा बैठा है। ना वो होगा और ना वो इनकार करेगी। वो तेजी से बाहर निकल गया और रशीदा खातून से आवाज ही देती रह गई। और अजीब इंसान है। और मेरे खुदाए, ये सब क्या हो रहा है? जब से ममनूस इस घर में आई है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। मैं अभी तहमीना से कहकर इसका कोई बंदोबस्त करवाती हूँ। वो बड़बड़ाती हुई बेगम शराजी के कमरे की जाने बढ़ी। देखती तहमीना, तुम इस लड़की का जल्द से जल्द कोई बंदोबस्त करो। ये तो हमारे लिए भी मनहूस साबित हो रही है, मगर इतनी जल्दी कैसे? देखो, जवान लड़की को इस घर में रखना ठीक नहीं, कोई भी ऊंच नीच हो सकती है। रशीदा खातून ने कहा। तो दारुल मान से बेहतर कोई जगह नहीं। बेगम शराजी ने सोचते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, इस तरह हमारे सर से बला भी टल जाएगी। वो खुश होकर बोली, खुद का सिक्का खोटा है और दूसरों को इल्जाम दे रही है। ठीक है, मैं आज इस सज्जाद से बात करूंगी। इन सब ने सुना तो बहुत शोर मचाया। नहीं, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। ये इन सबकी मतफक्का राय थी। भाई कम से कम मैं ये जुल्म हरगिज़ नहीं होने दूंगी। किटी को गुस्सा आ रहा था, ये शोशा जरूर अम्मी ने छोड़ा होगा। बिंदी आप सटकी से बोली, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। सच इतनी अच्छी तो है उजाला, क्या तकलीफ देती है वो हमें? वो वाजिब था। अच्छा है, जाने दो। कौन सी हमारी सगी है जो तुम लोगों को अफसोस हो रहा है? शर्म करो माला, तुम्हारी सोच पर मुझे शर्म आती है। अगर इंसान किसी जानवर को अपने पास चंद दिन रखे ना तो इससे भी मोहब्बत हो जाती है, मगर वो तो फिर भी इंसान है। उमैर गुस्से से बोला, तो आप सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? बुजुर्गों को कहें कि वो अपना फैसला बदल ले। माला गुस्से से बाहर निकल गई। मैं अभी आबिश भाई से बात करती हूँ, वो अगर चाहे तो उजाला को कोई भी कहीं नहीं भेज सकता। किटी उठी और इसके कमरे में चली गई। आप ही भाई, आपने कुछ सुना? हाँ। तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे? वो शिकायती लहजे में बोली। मैं तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उल्टा सवाल कर डाला। आप मामा को रोक लें कि वो ये ज्यादती ना करें। सच उजाला बहुत अच्छी है, मैं इनके किसी मामले में नहीं बोला करता। इसने गोया साफ इनकार कर दिया। सिबलिन था, गुस्सा आ गया। किसी काम के नहीं आप। वो बेचारी तो बेमौत मारी जा रही है। इससे तो अच्छा कि वो वही रहती जहाँ से आई थी। इस तरह कम से कम वो इन अजीतों से तो बच जाती जो यहाँ किसका मुकद्दर बन गई है। सच्चा भी भाई, आप बहुत बुरे हैं। वो बोल के चली गई और आबिश वो इसकी बात सुनकर चौंक गया। ये क्या कह रही हो तुम? वो अपने हवासों में तो हो। ये मैं सच कह रही हूँ, वो आपको पसंद करती है। ये अलग बात है कि आपके खौफ से वो इसका इकरार नहीं कर सकती, मगर आपने तो उसकी आंखों में छुपी तहरीर पढ़ने की कोशिश भी कभी नहीं की। हाँ, आप क्यों एक कमतर सी लड़की को चाहते? वो आपके स्टैंडर्ड की जो नहीं। वो इसके सामने भी बाकी से बोले चली जा रही थी, जिसके सामने बात खड़े हुई बेगम शराजी तक झिझकती थी। वो तो तुम्हें कैसे पता? वो मुझे चाहती है, तुम्हें गलतफहमी भी तो हो सकती है। खिलाफे तो पक्का गुस्सा होने की बजाय वो धीरे से बोला, आपकी ड्राइंग रूम में लगी तस्वीर को मैंने घंटों देखते हुए पाया है। सबसे चुप कर आपकी तस्वीर देखने का और क्या मकसद हो सकता है? वो मुंह बनाकर बोली तो वो पहली दफा खुलकर हंस दिया। ये तो मुझे भी मालूम है, बेवकूफ लड़की। आपको मालूम है, तभी आप कुछ नहीं करे हैं। खुदा राबी भाई, अब इसे मेरी भाभी बना दे, मैं इसके बगैर नहीं रह सकूंगी। भाभी? वो अपनी रोशन जिंदगी से भरपूर निगाहों से इसे देखने लगे। हाँ, आप इसे हर कीमत पर अपना ले, चाहे भाभी पसंद हो या ना हो, मगर आप इसके इस इकदाम से एक बेसहारा लड़की को सहारा मिल जाएगा। वो बोली, ठीक है, तुम जाओ, मैं इस बारे में कुछ सोचूंगा। सच? मैं खुशी से बोली। अच्छा भी ठंडोरा पीटने की जरूरत नहीं। इसने संजीदगी से कहा तो वो सड़ी लाती हुई बाहर निकल गई। तो फिर तुमने क्या सोचा है? इसे अंदर आते देखकर आबिश रजा ने एकदम गंभीर लहजे में पूछा, किस सिलसिले में? वही दारुमान जाने के सिलसिले में। बाबा गौर से देखते हुए बोला। वो नीले रंग का कुर्ता शलवार पहनी हुई थी, बाल बेतरतीब से बिखरे बिखरे थे। रसीली आंखों में अश्कों को रोके वो बड़ी मासूम लग रही थी। वो एक टुकी से देखते ही चले गए। कितनी दिलकश थी वो तो पहले दिन ही इसके दिल में उतर गई थी।
मैं क्या कह सकती हूँ, आप मालिक हैं। इसके पास भर आ गई, आंसू सबर करने की कोशिश में रंगत छिड़कती जा रही थी। तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं? इसने गुस्से से इसे देखा, वो खामोश नहीं, आंसू गालों पर लुढ़क रहे थे। ठीक है, तो फिर मैं मम्मा से कह देता हूँ कि तुम्हें किसी कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं। इससे तो अच्छा है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए, किसी से भी, चाहे शाहद से ही। इसना ये झगड़ा तो खत्म होगा। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। बस इसलिए ले लेकर रोने लगी। मैं मर जाऊंगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो सख्ती से बोला, इससे तो बेहतर है मुझे जान से मार दे, या फिर मुझे कहीं खुद ही कहीं जाने की इजाजत दे दे। इसने भी हथेलियों में अपना चेहरा छुपा लिया और बुरी तरह से सिसकने लगी। ऐसा हरगिज भी नहीं हो सकता, जो मैंने फैसला कर दिया वही असल है। मगर इसने निगाह उठाकर इसकी तरफ देखा और साथ ही पिछले दरवाजे पर निगाहें जा पड़ी। शायद हाथ में पिस्टल लिए खड़ा था। अब इस पर इसका जद पड़ के हलक में कांटे से चुभने लगे। चीख मारकर इनको गा करना चाहा, मगर आवाज हलक में अटकी। अब इस के पिछले दरवाजे की तरफ थी। क्या हुआ तुम्हें? वो इसके बेचारे को देखकर तशवीश से बोले। इस समय फिजा में धमाके की आवाज मुझे और साथ में उजाला की चीख की भी। वो तेजी से दौड़कर आबिस रजा के सामने आ गई थी और गोली इसके बाजू में लगी थी। इसका नीला कुर्ता रंगीन होता चला गया जब सब कुछ आनन फानन में हो गया था और शहद को दरवाजे पीछे होता देख चुका था। उजाला, पहली बार इसके लबों से इसका नाम निकला था। वो घबराकर इसकी तरफ लपका और गिरती हुई उजाला को बाजू में ढांप लिया। उजाला, मैं इसमें मुश्किल पलकें उठाकर बोलना चाहा और फिर इसके बाजू में झूठ गई। आबिस रजा के ऊपर चट भी इसके खून से तर हो चुकी थी। इसके बाजू से खून तेजी से उबल रहा था। इसने भी जान से उजाला को अपने बाजू में उठाया और बेड पर लटा दिया। जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर हमदानी इनके फैमिली डॉक्टर थे, इसलिए फौरन थोड़े चले। इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। कुछ भी कीजिए डॉक्टर, मगर खुद आ रहा जल्दी। और फिर इसे हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। डॉक्टर इसके बाजू से गोली निकालने में कामयाब हो गए थे। बस अभी इसके गिर जमा थे। कमरे में वहशतनाक खामोशी और गहरा सकूत जारी था। हर कोई अपनी अपनी जगह पर सोचने में मसरूफ था, ये क्या हो गया और कैसे हो गया। वो अभी तक बेहोश थी। 2 घंटे से पहले इसके होश में आने के कोई चांसेस ना थे। निशिता खतून कुर्सी से टिकाए पश्चिमान निगाहें चुराए बैठी थी। इन्हें अपनी समात पर यकीन ही नहीं आ रहा था इनका बेटा ये गलत हरकत भी कर सकता है। ये तो इनके फहमो गुमान में भी नहीं था कि वापस रजा पर गोली चला बैठेगा। सदा की तेज मिजाज रशीदा बेगम बेटे के करतूत जानकर जमीन में गड़ी जा रही थी। आप रजा से निगाहें मिलाने की हिम्मत ही ना थी। मुझे नहीं मालूम था कि इतना जलील निकलेगा। हम आज शिराजी निजामत से बोले थे, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ बेटे, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। वो बामुश्किल कह पाई। आप इस रजा को इस बात का इतना रंज नहीं था कि शायद में क्यों इन पर गोली चली। दुख था तो बस इस बात का कि एक बेकसूर लड़की इसकी जद में आई थी। इसने इसकी निगाहें बार बार उजाला के चेहरे पर जाहिर की। खूबसूरत चेहरे पर सर्दी छाई हुई थी। घनी पलकें आपस में गुदमुड़ थी। नहीं आंटी, आप कुछ न कहें, अब पशेमान होने से कोई फायदा नहीं। वो आहिस्तगी से बोला। बेगम शराज भी अपने साबका रवैयों पर बहुत शर्मिंदा थी। एक हफ्ता बाद जब उजाला की कुछ समझी तो वो जाने के लिए तैयार हो गई। कहाँ ये इसे खुद भी मालूम नहीं था कि इसके बाजू का जख्म अभी भरा नहीं था और नकाहत भी काफी थी, मगर इसने लोगों पर और बोझ करना मुनासिब नहीं समझा। पहले ही इसकी वजह से इन सब पर बहुत मुसीबतें नाजिल हुई थी। हर किसी नहीं, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। ओके, किटी बोली। मेरा जाना ही बेहतर है किटी, जिद मत करो। वो उदासी से बोली थी। मगर जाओ कि कहाँ? बिंदिया ने पूछा। कहीं भी, मगर यहाँ नहीं रहूंगी। इस घर में मेरा दम घुटने लगा है। अगर आप इस पर तुम्हें रोक लें तो फिर भी नहीं रुकोगी। किटी से छेड़ने लगी। नहीं, वो अब मुश्किल बोल पाई। आंसू और जब्त करने की कोशिश में चेहरा सुर्ख हो गया। दिल में दर्द की लहर से उठी। मैं जानती हूँ किटी कि वो मुझे कभी भी नहीं रोकेंगे। वो बोला, क्यों? एक कमतर सी लड़की के आगे झुकने लगे। वैसे इनसे जुदाई का दर्दनाक सूर बनकर मेरे सीने में पोशीदा रहेगा। इसने सोचा, क्या हो गया तुम्हें? कहाँ खो जाती हूँ यार? बार बार बिंदिया ने जला कर कहा। बस तुम लोग मुझे तंग मत करो, मुझे जाना है हर सूरत, आज और अभी। वो कमसदा लहजे में बोली। इसी में बेगम शराजी अंदर दाखिल हुई। देखिए मामा, उजाला यहाँ से जाने की जिद कर रही है। ये क्या सही कह रही हो उजाला? जी आंटी, वो आहिस्ता से बोली। क्यों, यहाँ कोई तकलीफ है क्या? नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं कब तक आप पर बोझ बनूंगी? बस सिसक पड़ी। काफी देर से आंसू को जब्त करी थी, मगर अब उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया था। कांपती बल्कि गीली हो गई। बेगम शराजी ने देखा, वो जर्द कपड़ों में कुछ और जर्द लग रही थी। खूबसूरत खिलाफी आंखें रोने से सुरख हो रही थी। कितनी प्यारी बच्ची है। उन्होंने पहली बार दिल की आंखें खोल कर देखा। कितनी हमदर्द और सलीकामंद है। मेरे बच्चे की जिंदगी के लिए अपनी जान तक की परवाह न की। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की की जरूरत थी, हसीन, हमदर्द और सलीकामंद। कैसे सारे घर का निजाम संभाल रखा है। मैं इसे कहीं भी जाने नहीं दूंगी। मैं रोक लूंगी इसे। मेरे आबिस और इसकी जोड़ी खूब सजेगी। उन्होंने आन बाद में फैसला कर लिया। मैं जाने कि उस बच्ची से मुतनफर हो गई थी। जाने मेरी अक्ल को क्या हो गया था जो मैं इस हीर सी लड़की को बुरा समझ बैठी। कितने अरसे से रह रही है हमारे घर यहाँ, मगर मैंने आज तक कोई बुरी हरकत करते हुए नहीं देखा। आजकल के दौर में ऐसी मासूम और बाहया लड़कियां कहाँ मिलती हैं। परवरदिगार मुझे माफ कर देना, मैंने इस पर जुल्म किया है और मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहती हूँ। इसे देखते देखते उन्होंने जाने क्या क्या सोच लिया था। यहाँ बेटा मेरे पास पहली मरतबा। इनके लहजे में शहद जैसी शरीनी घुल गई थी। जी अचाला चौंकी, फिर पास गई। उन्होंने मोहब्बत से सीने से लगा लिया। तुम इस घर से कहीं भी नहीं जाओगी। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? मेरे पास हुई। शायद मुझे अपनी मां नहीं समझती। इनके लहजे में मोहब्बत के साथ साथ शिकवा भी था। जी बाहर से देखने लगी। अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। ये सब वो कह रही थी। इसकी आंखों से आंसू दोबारा गिरने लगे। ना रो मेरी बच्ची। उन्होंने इसे दोबारा सीने से लगा दिया। मैं बहुत बदतसीम हूँ आंटी, और मनहूस भी, मुझे जाने दे। इसके लहजे में यासिर खुल गई। कोई मनहूस नहीं हुआ करता। आइंदा से मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी गलत बात ना सुनूं। उन्होंने इसे प्यार भरी डांट पिलाई और इसकी पेशानी चूम दी। अब देख लेना इस मोहब्बत का नतीजा कितना प्यारा निकलेगा। किटी मोइनी खेज लहजे में बोली। क्या मतलब? इसके रुखसार दहक उठे। निगाहों के सामने आबिस रजा की खूबसूरत शिबी लहरा गई, मगर फिर बुझ कर रह गई। मुझे तो वो पसंद ही नहीं करते। दिल दुख से भरा था। मतलब ये कि अब खुशियां ही खुशियां तुम्हारा मुकद्दर बनने वाली हैं। बिंदिया मुस्कुराई तो वो फीकी सी हंसी हंसती।
इस दिन वो अपने बेडरूम में थी कि आबिद से दरवाजा नोक करके अंदर चलाया और हैरान और शशदर्शी से देखने गई। अपनी विसारत पर यकीन नहीं आ रहा था। आप इसका हलक तक खुश हो गया। जी नहीं, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? बस संजीदगी से बोला तो वो खामोश रही। मैंने सुना था कि तुम जा रही थी, क्यों? यहाँ क्या तकलीफ है तुम्हें? इसने बकौर से देखा, इन चंद दिनों में मैं कितनी दुबली हो गई थी। क्या बाजू पे गोली लगने से सारा खून नीचे गिर गया था? मेरून सूट में गंदमी रंगत धमक रही थी। वो एक टुकी से देखे क्या? एक्चुअली आप कमजोर नहीं होते, आपको जो लोग देखते हैं ना वो आपको कमजोर मानते हैं। मतलब अगर वो खासतौर पर माँ, आप जितनी मर्जी हेल्दी हो, आपकी माँ कहेंगे कमजोर हो गया। आपकी माँ, ठीक है, मेरी नहीं। मेरी माँ तो यही कहती है तुम मोटी हो गई है। तुमने बताया नहीं क्या दुख है तुम्हें यहाँ? इसने कहा तो इसकी आंखों के गोशे भीगने लगे। मैं वो काम कर रहे थे, मैं कुछ कहना चाह रही थी मगर आंसू ने गले में फंदा सा डाल दिया। कितने अनजान थे वो इससे। रोज अव्वल की तरह वही बेवकूफ थी जो इसी एक तरफा चाहत में चलती आ रही थी। बेवकूफ लड़की, तुम इससे मेरे सामने क्यों आ गई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? इसने तभी तभी मुस्कुराहट से इस बेतहाशा घनी खूबसूरत पलकों वाली लड़की को देखा जिसे बेहद अजीज हो गई थी। तो क्या फर्क पड़ता है? आंसू ने सारा चेहरा भिगो डाला था। अपनी कमाई का एहसास रोचंद हो गया था। तुम्हें तो कुछ नहीं, मगर मुझे जरूर फर्क पड़ जाता। इसने पहली बार मुस्कुरा कर कहा तो हैरत से इसके बदामी आंखों में देखने लगी जहाँ मोहब्बत के दिए रोशन हो गए थे। जी, वो बेहोश होते होते बचे। ये आज आप इस रजा इतने मेहरबान क्यों हो रहे थे? इसने देखा इनके चेहरे से अजली सख्ती गायब थी और एक नरम सी मुस्कुराहट इनके चेहरे पर खेल रही थी। क्या यकीन नहीं आ रहा मेरी बातों का? तो सुनो बेवकूफ लड़की, तुम तो रोज अव्वल से ही मेरी आंखों में समा गई थी, मेरे दिल में बस गई थी। ये इसका सांस फूलने लगा। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इसने पहली बार इसका हाथ थामा वो काम की। इसने इसे कंधों से पकड़ कर बेड पर बैठाया और खुद भी इसके करीब ही बैठ गया। तुम जानना पसंद करोगे कि मैंने तुमसे ऐसा सख्त रवैया क्यों इख्तियार किया? तो इसका जवाब यह है कि मैं अपनी आंटी और कजिन की औलाद को अच्छी तरह जानता था। मैं जानता था अगर मेरा अल्तफात तुम्हारी तरफ बढ़ा तो वो तुम्हारा यहाँ रहना तो ऊबर कर देंगी। मैं जो बहुत नरम दिल और शफीक इंसान था, सिर्फ इन लोगों की वजह से तुम पर सख्ती करने पर मजबूर हो गया। मेरी बहन और कजन भी मेरी रवैये से सख्त हैरान और परेशान थे, मगर मैं मजबूर था। मैं तुम्हें हर लम्हा अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था, इसलिए मैंने अपना हर काम और खुसूसन चाय बनाने का हुक्म तुम्हें दे दिया ताकि मैं रोजाना तुम्हारी मनमौनी जरूरत को देख सकूं। इस दिन भी मैंने अपना एक अहम काम छोड़कर तुम्हें जाने से रोक लिया था। मुझे मालूम था कि तुम घर वालों की नाइंसाफियों और मेरी सख्ती से घबरा कर भागने की कोशिश करोगी, इसलिए मैं साई की तरह तुम्हारी निगरानी करता रहा था। इसने रुक कर इसकी तरफ देखा। अब हैरत से आंखें खोले भैया किन्हीं से इसे देखे जा रही थी। और वो बारिश वाले दिन का वाक़या याद है? मैं जब तुम्हें डांटते हुए टीवी लाउंज में ही बैठ गया था। तुम बहुत खौफजदा थी इस दिन, तो फिर मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़कर चला जाता? और शहाद वाले वाक़ये के बाद मैंने कदम कदम पर तुम्हारी निगरानी की है। वो इसे सब धीरे धीरे बता रहे थे। अब वो बुद्ध बनी सब कुछ सुनती जा रही थी। ये कौन कौन से इंकशाफात कर रहे थे? वो साक्षी ने देखे चली गई। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आबिद साहब कि आप मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले बहुत दुखी हूँ। खुदा मुझे और कांटों पर मत घसीटे। वो एक बार फिर रो दी। दिल तो चाह रहा था कि इसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर ले, मगर अब इनका सख्त रवैया याद करके वो दिलगिरी से बोली थी। क्या सोच रही हो उजाला? इनके मुंह से अपना नाम पहली बार सुन के इसे बहुत अजीब लगा, वरना वो तो हमेशा इसे डिपट कर लड़की कहा करता था। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी आबिद साहब, मैं मजीद आप लोगों पर बोझ बनना नहीं चाहती। वो काटते बोली, मगर क्यों? अब तो सारे हालात ठीक है, सब तुमसे माफी मांग चुके हैं। वह चिंचला कर बोला। इस बेवकूफ सी लड़की पर सख्त हुआ आ रहा था जो इसके किसी बात का एतबार करने को तैयार ही नहीं थी। वैसे ही गलतियों का एहसास भी हो रहा था और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि अगर इसे तन्हाई में इजहार मोहब्बत कर दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। मगर मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे मालूम है क्या आप आंटी और किटी की मजबूर करने पर यहाँ आए हैं। वह इसकी बात का यकीन करने को तैयार ही नहीं हो रही थी। और ऐसी क्या कोई बात नहीं है, अब मैं तुम्हें कैसे अपनी चाहत का यकीन दिलाऊं? गुस्सेली और सख्त से आबिद रसा इस समय कितनी नरम और मजबूर लग रहे थे। इसने देखा वो हमेशा की तरह ही खूबसूरत और वजीह लग रहा था। सुरमई सूट में इसका सुर्ख सफेद रंग दमक रहा था। गहरी गहरी बादामी आंखों में चाहत के रंग बिखरे थे। अब कोई फायदा नहीं यकीन ढाने का। मैं देखो बेवकूफ लड़की, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम्हें मेरी चाहत का यकीन नहीं आया। उन्होंने इसे कंधों से थाम कर कतरे सख्ती से कहा तो इसने घबरा कर इसकी आंखों की तरफ देखा जहाँ इसका अक्स लहरा रहा था। जाहिर हम किसी की आंखों में देखेंगे तो हमें अपने ही चेहरा नजर आएगा। इस चीज की फसोखेज आंखों में एक लम्हे को भी देखा नहीं गया। अब देखती क्यों नहीं मेरी तरफ? निगाहें क्यों चुका ली? इनके लहजे में सख्ती के साथ साथ प्यार भी था। मैं नहीं देख सकती। पहली बार इसने शर्मा कर कहा था। क्यों? उन्होंने बूझ गई बस। और दबी दबी मुस्कुराहट के दरमियान बोली तो इसके लबों पर भी दिलकश मुस्कुराहट तो होगी। अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन आ गया ना? इसने इनके सर पर मोहब्बत से जबरदस्ती की जो इसने इस बात में सर हिला दिया। तो फिर मैं ये तुम्हें पहना दूं? इसने अपने गले में पहनी हुई प्लेटिनियम की जंजीर उतारते पूछा। क्या? वो इनकी निगाहों की तबीयत से घबराते हुए बोली, अपनी मोहब्बत की निशानी। इसने इसे दिल में उतारने वाली निगाहों से देखा तो इसने शर्मा कर चेहरा झुका लिया और इसने इसके गले में चेन पहना दी। तो गोया मैंने तुम्हें फदा कर लिया। वो दिलकशी से मुस्कुराया। इससे इसके चेहरे पर चाहत के कैसे नोखे रंग बिखर के उजाला ने बामुश्किल घनेरी पर उठाकर इससे देखा और फिर इसकी निगाहें बिखटा झुकती चली गई और खूबसूरत मुस्कुराहट लोगों पर फैल गई। खत्म, चल, मौक गई। अच्छा था नावल, वैसे मैंने जहाँ से पढ़ा था वो तो अच्छा था।